हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत सिंह है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी इस श्रृंखला में हम कवर कर रहे हैं बिहार बोर्ड की बुक रेनबो पार्ट 1 जो कि 11th स्टैंडर्ड की बुक है। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। ठीक है, इसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला चैप्टर। देखिए, जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार हम चैप्टर के ऑथर के बारे में जान लें। ठीक है, कि ऑथर कौन है। क्या होता है, जब ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं ना, तो उनकी प्रॉपर जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। यानी जो एक उनकी जानकारी के साथ साथ उन्होंने क्या लिखा है उसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। अब जो वो चीज़ लिखेंगे, जो भी उन्होंने राइटअप लिखा है, अगर हमको उनके बारे में ही नहीं पता, तो हम उनकी जो इंसिडेंट्स है अपने लाइफ के, अगर उसको ऐड कर देंगे तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ऑथर का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अब 11th स्टैंडर्ड में है और जैसे कि आपको पता है बिहार बोर्ड की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, तो इसीलिए ऑथर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, Rajendra Prasad born 1884 to 1962, born in जिरदई बिहार। ठीक है, अब आप लोग तो बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे कि बिहार में कौन सी जगह है। ठीक है, वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा भारत जब आजाद हुआ था ना, तो उसको हमने क्या कहा, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, कौन थे ये, प्रेसिडेंट थे। इसके पहले वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था, उस चैप्टर में कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। और अब हम बात कर रहे हैं किनकी, राजेंद्र प्रसाद की। ठीक है, चलिए, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे कि वो प्रेसिडेंट थे, ही हैड मॉडरेटिंग। अब यहां पर वर्ड आ रहा है मॉडरेटिंग। ठीक है, अब मॉडरेटिंग वर्ड से आप क्या समझते हैं। देखिए, उग्रता में कमी होना या करना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, उनका एक बहुत ही ज्यादा मॉडरेट इन्फ्लुएंस था, यानी प्रभाव था। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, प्रभाव। तो एज अ प्रेसिडेंट ही हैड अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड। ही आल्सो शेयर्ड गांधीज ग्रेट विजन, द मेकिंग ऑफ न्यू मैन इन सोसाइटी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, राजेंद्र प्रसाद कौन थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और उनका जो इन्फ्लुएंस था बहुत ज्यादा मॉडरेट था। आपने सुना होगा बारिश जो होती है बड़ी मॉडरेट होती है ना, कभी बहुत कम ना ज्यादा, बैलेंस्ड। तो मॉडरेट को आप इस तरह से ले सकते हो। उनका प्रभाव जो था वो पॉलिटिकल थिंकिंग में इतना नहीं था कि बहुत ही ज्यादा उग्रवादी जा रहे हैं वो। ठीक है, मॉडरेट था। आपने सुना होगा कि मॉडरेटिस्ट थे, बहुत पहले एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, उनसे हमें नहीं जोड़ना, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ प्रभाव की बात कर रहे हैं। ही ऑल्सो शेयर्ड गांधीज ग्रेट विजन, यानी उनके जो विचार थे, उनका जो दृष्टिकोण था, जो विजन था, उसको भी उन्होंने क्या करा, उसको भी उन्होंने देखा। ठीक है, और उसके अनुसार क्या हुआ, उन्होंने उसको शेयर किया। देखिए, गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो आचरण है आज तक अमर हैं। आज भी हम गांधी जी को याद करते, उनके चरखे को याद करते, तो बिना गांधी जी के तो कोई भी अलग नहीं है। गांधी जी अगर हर जगह आप इनको याद करेंगे तो गांधी जी भी हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, तो ही ऑल्सो शेयर्ड गांधीज ग्रेट विजन, द मेकिंग ऑफ द न्यू मैन इन सोसाइटी। अब गांधी जी का नया विजन क्या था, उन्होंने क्या देखा था। हमारे महात्मा गांधी जी जो हैं, जिनको हम बापू बुलाते हैं प्यार से, उनका एक विजन था, उनकी जो एक दृष्टिकोण था, उनको जो देखना था वो ये था, द मेकिंग ऑफ न्यू मैन इन सोसाइटी। लाइक हमको क्या करना है, हमको हमारे समाज में बहुत अच्छे व्यक्ति बनाने हैं। ठीक है, हमको क्या बनाना है, एक नया व्यक्ति बनाना है जो कैसा हो, बहुत अच्छा हो। ठीक है, अ लिविंग एम्बॉडीमेंट। अब एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या होता है, जीता जागता नमूना। ठीक है, अ प्लेन ऑफ प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। लाइक एक ऐसे जीते जागते नमूना। लाइक यहाँ पे इस वर्ड को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीते जागते क्या करते थे, इन्होंने एक विषय का पालन किया और वो था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, लाइक सादा जीवन उच्च विचार, है ना। लाइक आप कह सकते हो कि ये तो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट आदमी थे। ठीक है, और इतने ब्रिलियंट थे कि इन्होंने अपने जीवन में
क्या किया, सादा जीवन उच्च विचार, लाइक ज्यादा दिखावा नहीं किया। बहुत से लोग क्या करते हैं अपने जीवन में, बहुत दिखावा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है हमको समझनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एम्बॉडीमेंट का मतलब है जीता जागता नमूना, ठीक है। तो रियलिटी तो यही है, इस चीज को समझना है। तो हम किस तरह से, हम राजेंद्र प्रसाद जी को तो इस वर्ड से कह नहीं सकते, इसलिए हम उनको कह सकते हैं कि उदाहरण है वो। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है जीता जागता नमूना, लेकिन जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं वो जीते जागते एक उदाहरण हैं। तो कभी भी आप शब्दों के फेरों को समझें, जो वर्ड है उसका अर्थ किससे जुड़ा हुआ उसको समझना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, डॉक्टर प्रसाद वॉज स्टेट्समैन, स्कॉलर, historian, educationist, lofty, idealist, social reformer, and above all, great constructive thinker. अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या बताया जा रहा है हमें। जैसे कि आप सभी को पता है कि राजेंद्र प्रसाद जो है एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, और ये हमारे देश के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और ये एक राजनेता थे। अब राजनेता, ठीक है, एक स्कॉलर थे, लाइक जो पॉलिटिक्स में होते हैं, ठीक है। राजनेता का मतलब, और इसके बाद स्कॉलर्स का मतलब क्या होता है, जो लोग बहुत अच्छे लिखने पढ़ने में होते हैं। आपने सुना होगा ना कि इस स्कॉलर ने ऐसा भाषण दिया जिसको सुनने के बाद सब हक्का बक्का रह गए। उन्होंने इस पे टिप्पणी की कि ऐसा होना चाहिए। तो स्कॉलर वो लोग होते हैं जो विद्वान होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्कॉलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे आते हैं आइडियलिस्ट, लॉफ्टी। लॉफ्टी का मतलब होता है बुलंद। आपने सुना होगा ना, लॉफ्टी बिल्डिंग्स, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हुआ करती हैं। सोशल रिफॉर्मर एंड अबव ऑल अ ग्रेट कंस्ट्रक्टिव थिंकर। अब देखिए, सोशल रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन रॉय थे। सुना होगा आपने राजा राम मोहन रॉय का उदाहरण, कि राजा राम मोहन रॉय जब थे तो उन्होंने क्या करा, सोशल रिफॉर्म लाए, लाइक समाज में बदलाव लाया। तो जो व्यक्ति समाज में बदलाव लाता है उसको हम सोशल रिफॉर्मर कहते हैं। रिफॉर्मर कौन होते हैं, जो बदलाव लाते हैं, ठीक है। तो अगर आप आधुनिक भारतीय चिंतन की पढ़ाई करेंगे तो पढ़ते समय आपको इस बात पे जरूर ध्यान देना चाहिए कि रिफॉर्मिज्म क्या है। और मैं आपसे चाहूंगा कि पढ़ाई तो आप करिए ही करिए, लेकिन अपने माइंड को ब्रॉड करिए, बड़ा करिए, चीजों को कनेक्ट करना सीखिए। बिकॉज अगर आप चीजों को कनेक्ट करेंगे तो हर एक चीज आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और यही बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। बिकॉज 11th-12th बहुत ही क्रूशियल स्टेट होती है जहां पर बच्चों को अच्छे से पढ़ना चाहिए और हर एक चीज को क्या करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो पहले कौन थे, हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, रिपब्लिक इंडिया के, ठीक है, आजाद देश था हमारा। एज ए प्रेसिडेंट ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग। उनके कैसे विचार थे, लाइक उनका इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड था, मॉडरेटेड था, ना ज्यादा उग्र था, है ना, और ना ज्यादा शांत था, मध्यम अवस्था में थे वो। कहां पे, पॉलिटिकल थिंकिंग, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो इस तरह था। ही ऑल्सो शेयर गांधीज ग्रेट विजन, जो गांधी जी का एक विजन था बहुत प्यारा सा, उसके अनुसार वो चले, उसको शेयर किया उन्होंने। वो द मेकिंग ऑफ अ न्यू मैन इन सोसाइटी, हमको एक अच्छे आदमी बनाने हैं हमारी सोसाइटी में। अ लिविंग एम्बॉडीमेंट, वो एक जीते जागते उदाहरण थे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग है, लेकिन आपको कभी भी उसको यूज नहीं करना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जीते जागते ये नहीं है, वो क्या है, उदाहरण है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये शब्द लिखा है ताकि आप इस चीज को समझ सकें। ऑफ अ प्लेन लिविंग इन हाई थिंकिंग, उनका क्या है, वो प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग का मतलब होता है उच्च जीवन। देखिए, ऐसा जीवन जीना जहां पे हम साधारण चीजों के साथ रह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना नहीं रह रहे। तो क्या कह रहे हैं, चाह रहे हैं यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि सादा जीवन, उच्च विचार ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसी के साथ आप भी अपने जीवन में कभी दिखावा ना करिए, अपने जीवन में अच्छे से रहिए, क्योंकि अगर आप लोग अपने जीवन में अच्छे से रहेंगे, सादा जीवन जिएंगे, तो आप लोग पाएंगे कि अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां पाएंगे। क्योंकि दिखावटी जीवन किसी काम का नहीं होता। अगर आप दिखावा करेंगे अपने जीवन में तो कभी ना कभी आप अपने जीवन में नीचे आ जाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति दिखावा करता है लोग उससे जलते हैं, उसको नीचे लाने का प्रयास करते हैं। और राजेंद्र प्रसाद जो थे एकमात्र ऐसे व्यक्ति इनके नहीं थे, इनके अलावा और भी लोग थे जो लोग ऐसे जीवन जिए, जिसे बापू जी का नाम आता है, बहुत सारे लोगों का नाम आता है।
तो हमको इन लोगों से यही सीखना चाहिए। बिहार बोर्ड का इतना प्यारा कोर्स है, इस चीज को इसीलिए ही इन कोर्सेज में डाला गया है ताकि आप लोग कुछ नया सीखें। तो लिटरेचर पढ़ने का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हम सिर्फ लिटरेचर पढ़ दें, एक मीनिंग निकाल लें और चले जाएं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम पढ़ाई भी करें, हम सीखें भी और साथ ही अपने जीवन में एक अच्छे आदमी बने, एक अच्छे आदमी, एक अच्छी लेडी, ठीक है, एक अच्छे अफसर बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग टेकन फ्रॉम स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम प्रोज कंप्लीट कर रहे हैं अभी इस समय, तो द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग ये क्या है? ये एक्चुअली क्योंकि स्पीच है प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद की। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि माइक लेते हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो भाषण देते हैं कि देखिए आज हमारे देश में ये कार्य होने वाला है, आप सभी लोग सम्मिलित हुएगा। या इस तरह के भाषण की बात नहीं हो रही जहां पे वो ऐसे खड़े के भाषण दे रहे हैं। यहाँ एक बहुत, क्योंकि वो एक स्कॉलर हैं, तो स्कॉलर होने के नाते उनके जो भाषण है वो बहुत अव्वल दर्जे के हैं, तो उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट भाषण दिया था। ठीक है, तो टेकन फ्रॉम स्पीचेस, उनकी स्पीचेस हैं। आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं, उसकी वॉल्यूम 1 मार्केट में अवेलेबल है। आई वॉज डिलीवर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि दिया गया था, डिलीवर किया गया था। देखिए यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे कि वो गए, उन्होंने एक पार्सल बनाया, पार्सल बना के दे दिया, नहीं, डिलीवर। लाइक एक भाषा शैली में ये बात आती है कि उन्होंने दिया, तो दिया के लिए हमने यहां पर वर्ड डिलीवर का यूज किया है। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एट द फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ भगत रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब कहां दिया था? लाइक एक फाउंडेशन स्टोन है जहां पे सेरेमनी है भगत रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक है, नालंदा एक जगह है वहां पे, और कब डेट भी दी है? नवंबर 20, 1951। इन दिस स्पीच डॉक्टर प्रसाद इनंसिएट्स द पास्ट ग्लोरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इनंसिएट्स का मतलब वो क्या कर रहे हैं? दर्शा रहे हैं, उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। किसको? पास्ट ग्लोरी, जो पूर्व में हुई, जो एक घटना हुई थी, ग्लोरी थी, ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं जो नालंदा में घटी। एंड प्लीड्स फॉर इट्स रिवाइवल, और वो यहाँ पे सबसे प्रार्थना करते हैं, प्लीड्स करते हैं, ठीक है, कि उसका रिवाइवल हो, लाइक वापस से वही कंडीशन जैसे नालंदा की वो वापस से आए, पुनर्जीवित हो जाए। He emphasizes on the perfectly harmonious relationship between the guru and shishya for imparting and receiving of knowledge is of particular interest today. तो उन्होंने क्या करा? emphasize करा, लाइक जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा emphasize करता हूं, ठीक है, ऐसे मैंने ऐसे किया, his emphasis, तो ये एक क्या, एक प्रोसेस है एम्फेसिस करने की, लाइक किसी चीज को जोर देकर बोलना। अगर मैं ऐसे पढ़ता हूं हिज एम्फेसिस ऑफ द परफेक्टली, तो यहां मैं सिंपली पढ़ रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं हिज एम्फेसिस ऑफ द परफेक्ट हार्मोनियस, तो यहां मैंने साधारण तरीके से पढ़ दिया। तो एम्फेसिस को उदाहरण आपने समझ लिया। अब कभी भी अगर ये वर्ड आता है एग्जाम में तो बिल्कुल भी चिंता ना करिए, आप बस इसको कनेक्ट करिए। ठीक है, his emphasis on the perfectly harmonious relationship between the guru and the shishya for imparting and receiving of knowledge is particularly interest today. जो आज के समय क्या है? आज के समय यहाँ पर उन्होंने जोड़ने की बात की है कि आज गुरु शिष्य परंपरा तो नहीं है, बहुत कम जगह है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए। और अब आप लोग बताइए कि गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है कमेंट बॉक्स में जाके। बाकी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताया है कि एक गुरु हुआ करते थे, गुरु क्या करते थे? अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। माता पिता क्या करते थे? अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा करते थे। तो वैसे ही, लेकिन जब नालंदा यूनिवर्सिटी आई तो उस समय गुरु शिष्य परंपरा थी, और पूरे विश्व से क्या होता था? नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट आया करते थे और यहाँ पे लर्न किया करते थे। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक रहा और सबसे पहला विश्वविद्यालय था। अब देखिए, इम्पार्टिंग का मतलब होता है देना। लाइक मैं क्या कर रहा हूं? आपको नॉलेज इम्पार्ट कर रहा हूं, नॉलेज क्या कर रहा हूं? आपको दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? रिलेशनशिप, ही इज एम्फेसिस ऑन द परफेक्टली हार्मोनियस रिलेशनशिप, लाइक बहुत ही अच्छा सा, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन गुरु एंड शिष्य, जो गुरु और शिष्य के बीच में जो एक तालमेल रहता है, ठीक है, हार्मनी का, वो रहेगा। एंड imparting receiving of knowledge is of particular interest today. तो आज के समय जो ज्ञान हम दे रहे हैं वो वैसा होना चाहिए था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो पहला पैराग्राफ है, we have gathered here in नालंदा। क्या हुए हैं हम?
हम यहाँ पर हुए हैं गैदर द रिनोड एंशियंट टाउन यूनिवर्सिटी टाउन। अब ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, रिनोड का मतलब होता है फेमस। एंशियंट यूनिवर्सिटी है विद द नोबल एम ऑफ रिवाइविंग द एंशियंट ग्लोरी ऑफ नालंदा। ग्लोरी का मतलब होता है यश, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सभी यहाँ पर हुए हैं गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। इन नालंदा, कहाँ पर हुए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी नालंदा, लाइक वो यहाँ बात हो रही उस समय के जब वो सब लोग इकट्ठा हुए थे, लाइक एक स्पीच दे रहे हैं यहाँ पर, कौन, राजेंद्र प्रसाद जी। तो उस समय सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो इस स्पीच में वो संबोधन दे रहे हैं। तो संबोधन में वो कह रहे हैं वी हैव गैदर्ड हियर इन नालंदा द रिनोड एंशियंट यूनिवर्सिटी टाउन, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा फेमस यूनिवर्सिटी टाउन है, विद द नोबल एम ऑफ रिवाइविंग द एंशियंट ग्लोरी। जहां पर क्या है, हमारा नोबल एम है, क्या नोबल एम है कि हम रिवाइव करेंगे। रिवाइविंग का मतलब क्या होता है, पुनर्जीवित करना, ठीक है। द एंशियंट ग्लोरी ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वर्ल्ड ऑफ नॉलेज है ना, जो ज्ञान की जो दुनिया है, इस दुनिया में हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि एक बार हम पुनर्जीवित करें। किन चीजों को पुनर्जीवित करें, नोबल एम, यानी जो बहुत अच्छे विचार थे, ठीक है, उसकी जो एंशियंट ग्लोरी थी, जो प्राचीन यश था, उसको एक बार हम क्या करेंगे, पुनर्जीवित करने वाले हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या हुए, गैदर हुए हैं। तो जो कि एक स्पीच है, तो स्पीच में हमेशा ऐसे ही कहा जाता है, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस काम के लिए। तो अब स्वाभाविक है कि अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जॉनरा क्या है, स्टाइल क्या है प्रोज की। It is with this object in view that the government of this state has decided to establish the Magad Research Institute for the study of Pali and Prakrit in research in Buddhist literature and philosophy. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अब भाई कुछ तो कारण है, ये तो ठीक है हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ इनॉग्रेशन होगा, ठीक है। क्या होता है जब कभी भी कोई बड़ा व्यक्ति है, क्या करता है, कुछ काम करता है, तो उस समय वो भाषण देता है उस जगह के रिगार्डिंग, तो उस जगह में कोई ना कोई कार्य जरूर कार्यान्वित हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वहां स्टैब्लिश हो रहा है। क्या स्टैब्लिश हो रहा है, वहां पर एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हो रहा है जिसका नाम है मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ पाली एंड प्राकृत एंड रिसर्च इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, आपको समझ में आया कि वो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां पे क्या हो रही है, स्टडी हो रही है पाली और प्राकृत की, और वो एक किस पे रिसर्च कर रहे हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर पे। अब देखिए लिटरेचर का एक बार मीनिंग देखते हैं। लिटरेचर का मतलब क्या होता है, साहित्य है, ठीक है, राइटिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्क ऑफ आर्ट, लाइक ऐसा लिखना जो कंसिडर किया जा सकता है कि कला का भाग है। लिटरेचर इंक्लूड्स नॉवेल्स, लिटरेचर में नॉवल आती है, प्ले आते हैं, पोएट्रीज आते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली आपको इस पैराग्राफ में बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा। देखिए इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि जहां पे राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संबोधन दे रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ आए हैं, नालंदा में आए हैं, ठीक है। नालंदा एक जगह है, ठीक है, वहां पर वो आए हैं, वहां पे लोगों को संबोधन दे रहे हैं। संबोधन में वो क्या कर रहे हैं, वो संबोधन में ये बता रहे हैं कि हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किस लिए एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि हम क्या करें, एक जो भव्यता है उसको वापस से पुनर्जीवित कर सकें। किसकी भव्यता, नालंदा यूनिवर्सिटी की। और यहाँ पर आने का मेन उद्देश्य तो ये है ही, साथ में यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है, लाइक यहाँ का जो मेन पार्ट है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर हम लोग कुछ स्टैब्लिश भी कर रहे हैं। और वो क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो स्टैब्लिश कर रहे हैं मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यही कारण है कि सब लोग इसी कारणवश यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग एक यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया है, तो इसी के चलते वो नालंदा के बारे में भी एक भाषण देने का प्रयास कर रहे हैं, यानी नालंदा के बारे में। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये वीडियो, सॉरी ये जो एक फोटो है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे, कितना प्यारा सा, कितना बड़ा सा, कितना भव्य सा ये एक टेम्पल जैसा दिख रहा है, जो कि एक अपना नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो इसके जुड़े बहुत सारी रोचक कहानियां, आप जरूर इसको पढ़िए, ठीक है, और शेयर करें ताकि आप इसके बारे में और जानें। और नालंदा के विषय में हम कभी ना कभी और अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज। अब देखिए यहाँ पे पाली प्राकृत है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसर्च सेंटर खुलने वाला है,
बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर खुलेगा, या बुद्धिस्ट आएंगे, रिसर्च करेंगे। तो इसी के लिए, इसी के रिगार्डिंग सब यहाँ पर क्या हुए हैं, यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इस पैराग्राफ में कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे वोकेबलरी है गैदर्ड, जिसको हम कहते हैं इकट्ठा होना, रिवाइविंग जिसका मतलब है पुनर्जीवित होना, और यहाँ पर नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। यहाँ पर रिसर्च अनुसंधान, ठीक है। यहाँ पर बुद्धिस्ट लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है, ठीक है। रिनॉट का मतलब होता है फेमस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस पैराग्राफ में नो वोकेबलरी का डर, सब कुछ है रफू चक्कर, सब कुछ खत्म हो गया, और इसका मेन एम जो है वो भी हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे इनका नोबल एम क्या था, रिवाइव करना, वैसे इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा एम क्या है, हमें बहुत अच्छे आदमी बने, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी बने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी अच्छी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, नालंदा इज द सिंबल। अब सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह, ठीक है। जैसे कि हमने पूर्व चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स क्या करते हैं, वो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, वो झंडों में लगे रहते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे सिंबल है, नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड ऑफ अवर हिस्ट्री। अब देखिए, भारत जो है विश्व गुरु के नाम से विख्यात है। विश्व गुरु हम भारत को किस लिए कहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत जो है सबसे अग्रणी देश रहा है। अग्रणी देश इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे आयुर्वेद है, साहित्य है, और यहाँ धन दौलत हर एक चीज की जो संपदाएं हैं यहाँ पर मौजूद रही हैं। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो नेगेटिव हो, इसलिए भारत विश्वगुरु कहलाया। यहाँ पे ज्ञान की धरोहर है, ठीक है, और आज भी बहुत सारा ज्ञान जो है यहाँ की धरती में दबा हुआ है, जिसको हम प्रयास कर रहे हैं। हर दिन नए नए स्कॉलर्स आते हैं, संस्कृत के श्लोकों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा भारत जो है सर्वश्रेष्ठ है, हमारे भारत का ज्ञान अतुलनीय है। हमारा ज्ञान अत्यंत ऐसा है जिस लोगों के भीतर प्रकाश लाता है, और यही बात जो है नालंदा यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो विश्व में सबसे ज्यादा विख्यात यूनिवर्सिटीज में से एक थी। हम कह सकते हैं सबसे पहली ही यूनिवर्सिटी थी जो कि खुली थी, और जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे पढ़ने के लिए। इसीलिए नालंदा इज द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब होता है यशस्वी। बोलते हैं ना आप यशस्वी भवा, लेकिन ग्लोरियस मतलब बहुत अच्छे बनो, बहुत यशस्वी बनो। बोलते ना बी ग्लोरियस, ग्लोरियस हो, यशस्वी हो, तुम्हारा यश हो, तुम्हारा कीर्ति हो, हर जगह फैले। तो यही चीज के साथ यहाँ पर सिंबल माना गया नालंदा को, ग्लोरियस का। बोलते हैं ना कि जिसके पास यश है, जिसके पास कीर्ति है, उसी के पास सब लोग मौजूद हैं। इसलिए कहते हैं यश और कीर्ति के लिए हमेशा अपने जीवन में आप अच्छे कार्य करें, अपने जीवन में उन्नत हो। इसी के साथ इसी अच्छी की बात से हम आगे बढ़ते हैं। यशस्वी पीरियड ऑफ आवर हिस्ट्री, जो कि हमारे पीरियड का सबसे अच्छा यशस्वी पीरियड था, ग्लोरियस पीरियड था, जिसे गुप्ता पीरियड माना जाता है, गोल्डन एज। आप जानते होंगे, आपने गुप्ता पीरियड पढ़ा होगा। For not only did the quest for knowledge blossom here into its finest shape, but also because it bound together। क्योंकि कहीं ना कहीं अवश्याम्बी, यानी कहीं ना कहीं क्या है, बाउंडेड है ना, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ। At that time the various part of the Asia with links of knowledge, there are no national and racial distinctions। अब देखिए, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, फॉर नॉलेज ब्लॉसम हियर इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप। अब यहां पर क्या होता है, जो ज्ञान है वो क्या हो रहा है, ब्लॉसम हो रहा है। आपने सुना होगा कि ब्लॉसम, ब्लॉसम का मतलब खिलना। यहां पर जो ज्ञान है वो क्या हो रहा है, खिल रहा है, खिल रहा है, ठीक है, खिल रहा है इनटू इट्स फाइनेस्ट शेप। फाइनेस्ट का मतलब एक बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट शेप ले रहा है, फाइन शेप ले रहा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट बाउंड टुगेदर, क्योंकि अवश्याम्बी लाइक वो जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसको आप एक तरह से, ये आप लोगों के लिए थोड़ा टफ है। बाउंड का मतलब आप इसको हटा दीजिए, मैं इसलिए और इजी वर्ड बताता हूं। बाउंड का मतलब जुड़ना, ठीक है, एक तरह से जुड़ा है, तो बिकॉज इट बाउंड टुगेदर, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को आप देखे ना, इसको देखिए, बाउंड जो कि जुड़ा हुआ है, थोड़ा कठिन है, इसको आप जुड़ा हुआ समझेंगे तो इजी समझ में आएगा। एट दैट टाइम द वेरियस पार्ट ऑफ एशिया विद लिंक्स ऑफ नॉलेज। और उसी समय क्या था कि जो हमारा भारत देश था, एशिया था, वो बहुत सारी जगहों से लिंक्ड था। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़। देयर आर नो नेशनल एंड रेशियल डिस्टिंक्शंस।
भेद नहीं था। देखिए ऐसा समय था नालंदा जब हमारे देश में, तो उस समय कोई रेशियल डिस्टिंक्शन नहीं था। आज के समय हम बोलते हैं कि भेद होता है कास्ट में, इन सब चीजें भेद होते हैं, ठीक है, वैश्य क्षत्रिय शूद्र बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, उस समय कोई रेशियल डिस्टिंक्शन नहीं था, ठीक है। अब देखिए रेशियल है बेसिकली, वो तो एक कास्ट बेस्ड है, उस बेस्ड में था तो कुछ ना कुछ मौजूद था। लेकिन अगर हम रेशियल की बात करते हैं, रेशियल का मतलब क्या होता है, फेस, लाइक तेरी चमड़ी काली है मेरी चमड़ी सफेद है, ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग। अमेरिका में ये हुआ था, तो ये प्रचलन यहां पर तो बिल्कुल भी नहीं था। इन द रिल्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान के पास जो है, इन द रिल्म ऑफ नॉलेज, एंड दिस वाज ट्रू ऑफ नालंदा, और यही चीज जो है नालंदा के लिए सत्य बात है, ठीक है। द मैसेज ऑफ नालंदा वाज हर्ड अक्रॉस द माउंटेन एंड ओशन ऑफ द एशियन मेनलैंड, यहां तक कि जो पूरा एशियन मेनलैंड यानी नालंदा की जो ख्याति थी वो संपूर्ण एशिया में, लाइक एशिया की जो मुख्य भूमि है, जो मेन लैंड कहते हैं, वहां तक फैली हुई थी। समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर हमसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, आप जरूर कमेंट करें ताकि मुझे समझ में आएगी। आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। नियरली 6 सेंचुरीज, यानी 6 सेंचुरीज तक, 6 सेंचुरी जो है उस समय तक इट कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शियसनेस। जो एशियन कॉन्शियसनेस से चेतना है, अब कॉन्शियसनेस क्या होती है, a state of realizing or noticing that something exists, like आपके अंदर जैसे बोलते हैं ना हमारे भीतर आत्मा है, इसी कारणवश हमको ये बात ज्ञात है कि हम चैतन्य प्रभु के अंश हैं। क्यों है हम चैतन्य प्रभु के अंश? क्योंकि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, हमें इस बात के बारे में जानकारी है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अगर मैं जीवित हूं तो मैं क्यों जीवित हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जीवित हूं। ये कॉन्शियसनेस ही है जो मेरे को ये बताने का प्रयास कर रही है कि मैं जीवित हूं। तो इसी बात के साथ मैं आपको एक बार और इस पैराग्राफ को एक बार और ब्रीफली बता देता हूं। बेसिकली यहां पर कुछ भी नहीं है, इस पैराग्राफ में साफ तरीके से बताया गया है कि नालंदा जो है ये एक सिंबल है, ये एक चिन्ह है। किसका चिन्ह है? हमारे भारतीय इतिहास के यशस्वी दिनों का, यशस्वी पीरियड का एक चिन्ह है। For not only did the quest for knowledge blossom here, देखिए not only did the quest, यहाँ पे खोज ही नहीं हुई है ज्ञान की, लाइक खोज ही नहीं हुई, यहाँ पे जो ज्ञान है जो ब्लॉसम हुआ, ठीक है। For not only did the quest for knowledge blossom, यहाँ पे जो खोज थी ज्ञान की वो इसे पल्लवित नहीं हुई here into its finest shape, यहाँ लाइक सिर्फ नॉलेज के प्रति ही हम इतने ज्यादा वो नहीं थे, इतने ज्यादा लाइक पल्लवित वाली बात तो है ही, लेकिन इसी के साथ हमारे देश में और क्या था, लाइक जो नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ फायदा ये था कि इट बाउंड, लाइक बट आ रहा, और ऑल्सो बिकॉज इट बाउंड टुगेदर, क्या कि इसने हर एक चीज को जोड़ के रखा था। यानी कि यहां पर सिर्फ ज्ञान की ही खोज नहीं हुई, बाकी इसने हर एक चीज को जोड़ के रखा सिंपल शब्दों में, ठीक है। एट दैट टाइम द वेरियस पार्ट ऑफ एशिया विथ लिंक्स ऑफ नॉलेज, देयर आर नो नेशनल एंड रेशियल डिस्टिंक्शंस, कोई भी रेशियल डिस्टिंक्शंस नहीं थे वहां पे, राष्ट्रीय और रेशियल डिस्टिंक्शन नहीं थे। राष्ट्रीय का मतलब आप जानते हैं, रेशियल का मैंने आपको बता दिया कि तू काला है, तू हरा है, तू नीला है, लाइक मैं सफेद हूं तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। इन द रिल्म ऑफ नॉलेज एंड दिस वाज ऑफ द ट्रू ऑफ नालंदा, और यही बात जो है बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। The message of Nalanda was heard across the mountains and ocean of the Asian mainland. और क्या हुआ, जो उसकी जो गूंज है ना, जो इसकी विख्याति है वो कहां कहां तक गई, इसकी ख्याति हर एक जगह फैल गई। तो यही चीज जो है हमको समझनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, and for nearly 6 century तक ये चला, it continued to be the center of Asian consciousness, और ये क्या था, हमारे एशियन कॉन्शियसनेस का भाग था, ठीक है। कंटिन्यू टू बी लाइक एक सेंटर बन गया। किस चीज का सेंटर बन गया? एशियन कॉन्शियसनेस, एशिया की चेतना का, ठीक है। चेतना का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कोई डाउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The history of Nalanda dates back to the age of Lord Buddha and Lord Mahavira. अब देखिए यहां पर बात आ रही है किनकी? लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा। इसका मतलब साफ है यहां पर कि उस समय जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उस समय गौतम बुद्ध और महावीर दोनों थे,
ठीक है, मतलब उस समय की ही बात हो रही है। अब इसी पर हम दृष्टिपात करने वाले हैं और इस विषय को और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू, इसके अनुसार, जैन रिकॉर्ड्स, यानी किसके अनुसार, जैन रिकॉर्ड्स के अनुसार। अब देखिए यहां पर वर्ड आ रहा है जैन और रिकॉर्ड्स। तो आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और जो हमारे स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है, और कभी कभी खुदाई में या किसी टेम्पल्स में हमको मिलते हैं। तो इन्हीं रिकॉर्ड्स के जरिए क्या होता है, हमको एक जानकारी प्राप्त होती है उस समय की। तो वैसे ही कोई रिकॉर्ड उनको प्राप्त हुआ होगा। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो अपनी स्पीच में इनको बारे में बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड महावीरा मेट आचार्य मानखिला एट नालंदा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक आचार्य के बारे में बताया है। हमें इतनी इन डेप्थ नहीं जाना बिकॉज ये हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन नामों को याद रखें, ठीक है। अब मनखिला जी जो हैं वो नालंदा के में, ठीक है, तो नालंदा में महावीर जो हैं उनसे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि मनखिला एट नालंदा, लॉर्ड महावीरा मेट आचार्य मनखिला एट नालंदा। लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो लॉर्ड महावीर है यहाँ पर 14 ईयर्स तक रहे, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है कि जो लॉर्ड महावीरा है वो मेट करते हैं किनसे, आचार्य मनखिला से नालंदा में, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी वो जाते हैं और उनसे मिलते हैं। और दूसरी जानकारी हमको यहाँ पर यह प्राप्त होती है कि लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर, यानी यहाँ पर वो 14 सालों तक रहे, ठीक है। अब ये बहुत बहुत बड़ी बात है, लाइक 14 ईयर्स तक वे यहाँ पर रहे, ठीक है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द सूत्र कृतंगा, लीपा अ रिच रीजन ऑफ नालंदा वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा विद हिज एंटायर वेल्थ एंड पोजीशन। अब देखिए, अब यहां पर आती है बहुत ही मजेदार बात, ठीक है। अब देखिए मजेदार बात क्यों, क्योंकि यहां पर कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सूत्र कृतंगा, लोगों को लगता है ये किसी का नाम है, या हो सकता है ये किसी रिकॉर्ड का नाम होगा, या कोई लेख होगा, या अभिलेख हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि इतने सारे लेख हैं, इतने सारे लोगों के नाम हैं जो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सूत्र कृतंगा जो है, लेपा है, ये एक रिच रीजन है थे नालंदा के, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है कि ये कौन है, ये एक रिच सिटीजन है। अब देखिए, नागरिक, सिटीजन का मतलब क्या होता है, नागरिक, और रिच का मतलब होता है अमीर, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। वेलकम्ड लॉर्ड बुद्धा, अब वो क्या करते हैं, वो स्वागत करते हैं, किनका स्वागत करते हैं, लॉर्ड बुद्ध का, विथ हिज एंटायर वेल्थ एंड पोजीशन। तो यहां पर इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, इस पैराग्राफ में हमने ये समझा कि एक तरफ जो है वो महावीर है, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, बुद्धा। तो वो उस समय में थे जब नालंदा यूनिवर्सिटी थी। तो यहां पर जो ये हैं लेपा, जो कि एक रिच सिटीजन थे नालंदा के, वो क्या करते हैं, वो वेलकम करते, स्वागत करते, किनका स्वागत करते हैं, गौतम बुद्ध का। तो यहां तक हमको महावीर के बारे में बताया, और यहां पर किनके बारे में बताया, बुद्ध के बारे में बताया, विथ हिज एंटायर वेल्थ एंड पोजीशन। अब देखिए, वेल्थ एंड पोजीशन, आप लोगों को पता होगा कि जो चीजें आपके पास मौजूद है ना, बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे पास रहती हैं, ठीक है, तो वो हमारे पोजीशन के अंदर आती हैं। अब देखिए, पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, द स्टेट ऑफ हैविंग और ओनिंग समथिंग, जो चीज आपकी है वो आपकी पोजीशन में आती है, ठीक है। किसी पर अधिकार या स्वामित्व, इसको आप पोजीशन कह सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, इसका उत्तर आपको अवश्य प्राप्त होगा। पर चूंकि मेरा पूरा प्रयास है कि आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, इसलिए हम पैराग्राफ वाइज, लाइन बाय लाइन को समझने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लिखा है एंड बिकेम हिज डिसिपल। अब क्या होता है यहाँ पर, सूत्र कृतंगा जो हैं, जो क्या करते हैं, वो वेलकम करते हैं लॉर्ड बुद्धा को, और क्या करते हैं, किसके साथ वेलकम करते हैं, अपनी पूरी वेल्थ, अपने पूरी पोजीशंस के साथ, ठीक है, और क्या होते हैं, उनके डिसिपल बन जाते हैं। अब डिसिपल का मतलब क्या होता है, शिष्य, ठीक है।
डिसिपल बन गए, आप मेरे शिष्य बन गए। गुरु परंपरा होती है। क्या होता था पहले समय में कि एक ऐसी कंडीशन होती है जब आदमी को ऐसा लगता है कि उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान के लिए अपने गुरु के पास जाता है। और जब वो गुरु के पास जाता है तो गुरु के पास जाने के बाद जो उनकी वाणी है, उनकी वाणी को सुनकर उसके अंदर एक भाव आ जाता है कि मैं इनके सामने झुक जाऊं। तो ये भाव जब आता है व्यक्ति के भीतर, तो वो क्या करते हैं, जो भगवान हैं या जो हमारे गुरु हैं उनके सामने शिष्य बन जाता है। शिष्य कोई भी बन सकता है, माता पिता भी शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक कथा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटी सी, जो कि एक देवहूति जी की कहानी है जहाँ पे वो कपिल की माँ थी। ठीक है, तो आप बहुत डीप होगा, लेकिन तब भी मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि कभी कभी शिष्य और गुरु की जो परंपरा है, ये नहीं है कि कोई बड़ा ही होगा वो शिष्य बनेगा या कोई बड़ा ही होगा तो वो गुरु होगा। ये इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, आप गुरु किसी को भी बना सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर गौतम बुद्ध जो हैं, ठीक है, अब गौतम बुद्ध जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर, नालंदा में, जो कि एक सिटीजन है, जो नागरिक है। तो वहाँ पर आने के बाद क्या होता है, वो उनको अपना गुरु मान लेता है। तो कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध और कहीं ना कहीं महावीर जो हैं, उन सबका संबंध जो है वो किनसे है, नालंदा से है। तो ये बात जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। According to Lama Taranath, the learned historian of Tibet। ठीक है, अब देखिए लामा, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लामा है, लाइक गुरु लोगों को ही कहा जाता है, स्कॉलर्स होते हैं, उनके लिए यूज होता है ये टर्म। तारानाथ जो हैं, द लर्नड हिस्टोरियन, ये कौन है, एक इतिहासकार हैं। ठीक है, ये एक स्कॉलर हैं, यानी एक विद्वान आदमी है। आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब कभी भी हिस्टोरियन आए या स्कॉलर आ जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कहीं ना कहीं विद्वानों की ही बात हो रही है। तो ये व्यक्ति जो है वो एक विद्वान आदमी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नालंदा वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सारिपुत्रा, whose samadhi survived till the reign of Emperor Ashoka, who enlarged it by installing a temple around it। अब देखिए, ये सारिपुत्रा है। ठीक है, अब आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो आपको इतिहास में सारिपुत्रा के बारे में पता होगा। हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज हमको चैप्टर से ही कनेक्टेड रहना है। लेकिन नालंदा वॉस एक जगह है जहाँ पे सारिपुत्रा जी का जन्म हुआ, हुज समाधि, और उनकी समाधि जो है वो कहाँ पर थी, टिल द राइन ऑफ एम्परर अशोका, जब तक अशोका जीवित रहे या जब तक अशोका का राइन था। बेसिकली यहाँ पे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब तक उनका राइन था, शासन था, तब तक क्या हुआ, जो समाधि थी वो वहाँ पे रही। Who enlarged it by installing a temple around it। अब क्या किया, उसको enlarge कर दिया गया। enlarge का मतलब और बढ़ा दिया गया, लाइक ताकि प्रभाव और बड़े, लोगों को इसके बारे में और जानकारी मिले। अब समाधि का मतलब तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी जगह बनाते हैं जहाँ पे उनकी मूर्ति रखी हो सकती है, हो सकता है कि वहाँ पे और भी कुछ चीज़ें रखी हों, और वहाँ पे लोग आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, जाते हैं, फूल रखते हैं, तो एक समाधि बनाई जाती है। ठीक है, तो वही समाधि वहाँ पर बनाई गई, और उस समाधि में क्या हुआ, अब देखिए उस समाधि को और बड़ा कर दिया गया, इंस्टॉलिंग। अब देखिए ये टर्म होता है इंस्टॉलिंग। अब आप लोगों को पता होगा कि इंस्टॉल का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जाएं गूगल ऐप पे, ठीक है, और वहां पर जाकर इंस्टॉल करें, ये तो सबको पता होगा, चाहे वो कहीं के भी बच्चे हों, बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे चेन्नई, कहीं के भी बच्चे क्यों ना हो, उन सबको पता है इंस्टॉल कैसे करते हैं, है ना। इट्स वेरी इजी। लेकिन हम इसको एक बार डिटेल में इस वर्ड को समझ लेते हैं ताकि आपको कोई भी समस्या ना रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलिंग अ टेम्पल अराउंड इट। अब इंस्टॉल का मतलब टू पुट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा इन पीस सो दैट इट इज रेडी टू बी यूज्ड। अब देखिए इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉल करना है, हर इंस्टॉल का वर्ड का मीनिंग ये नहीं होता कि हम ऐप में गए, डाउनलोड कर लिया। तो बेसिकली यहाँ पर उस इंस्टॉलमेंट की बात नहीं करी जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, लेकिन इंस्टॉलमेंट वर्ड है। अब इंस्टॉलमेंट का बेसिक मीनिंग क्या निकलेगा, अब बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा इंस्टॉलमेंट में पैसे भर दो, थोड़ा थोड़ा करके पैसे भर दो। ठीक है, लेकिन लिटरेचर है तो लिटरेचर में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं और हर वर्ड का रिलेशन अलग अलग सेंटेंस में अलग देखने को मिलता है।
तो यही चीज यहाँ पर आती है, ठीक है। तो इंस्टॉलिंग अ टेम्पल, अब आप इसको कनेक्ट करने का प्रयास करिए। क्या करते हैं, टू पुट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट एक्सेट्रा इन प्लेस सो दैट इट इज रेडी टू बी यूज्ड। तो क्या करते हैं, वहां पे इनलार्ज करते हैं, मतलब उसको इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से उसको उपयोग कर लेते हैं कि उसके आजू बाजू एक टेम्पल बन जाता है ना। वहां पे वो क्या करते हैं, टेम्पल को बना देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ले आए, ये एक समाधि है, ठीक है। अब समाधि के आजू बाजू क्या किया, इंस्टॉल कर लिया, क्या करा, एक टेम्पल बना लिया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर क्या समझा, इस एक्सप्लेनेशन में ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि एक लामा है जिनका नाम तारानाथ है, ठीक है। वो कौन है, वो एक लर्न्ड हिस्टोरियन है ना, इतिहासकार है, ठीक है। इतिहासकार है, अगर स्कॉलर आता है तो विद्वान कहेंगे हम, ठीक है। वो कहाँ के हिस्टोरियन है, वो तिब्बत के रहने वाले हैं। अब आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है वो हमको कहीं ना कहीं इतिहास से जोड़ता जा रहा है। जब कभी भी हम अपने इतिहास को एक बार देखते हैं तो हमारे अंदर कभी गर्व की भावना आती है, तो कभी हम बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सही की भी जानकारी है, गलत की भी जानकारी, एक पास्ट की कलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो क्या करता है, हमारी सहायता करता है। क्या सहायता करते हैं, जानकारी देने के लिए। तो यहां पर हमको जानकारी प्राप्त हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्ड पैराग्राफ चालू करते हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो इसके अलावा भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसके आंसर आपको जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, दो ट्रेडिशन एसोसिएट्स नालंदा विद द लॉर्ड बुद्ध एंड एम्परर अशोका। अब यद्यपि दो है ना, दो ट्रेडिशन एसोसिएट्स नालंदा, अब जो परंपराएं होती हैं वो एसोसिएट है, यानी जुड़ी हुई हैं, जुड़ी होना या उससे संबंध रखना, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम। दो ट्रेडिशन एसोसिएट्स नालंदा विद लॉर्ड बुद्धा एंड एम्परर अशोका, यानी यहां पर लॉर्ड बुद्ध है और एम्परर अशोका है, उनसे कुछ ट्रेडिशंस जुड़े हुए हैं। Yet it emerged as a flourishing university sometime in the Gupta age. अब गुप्ता एज के बारे में अगर आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो आपको गुप्ता एज की बहुत बढ़िया जानकारी होगी, ठीक है। खास के बड़ी क्लासेस में भी गुप्ता एज के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब गुप्ता एज में क्या है, बोलते हैं कि उस समय आपने कॉइन्स वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। तो उस समय के कॉइन्स का बहुत फेम माना गया है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को प्रसन्नता है उस विषय को लेकर कि कॉइन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ उस समय। बहुत सारी चीज़ें हैं, इतिहास की इतने डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, लेकिन एक जनरल जानकारी, जो एक सामान्य जानकारी जो है वो हमको रखनी चाहिए अशोका की समय की भी और उसी के साथ गुप्ता की एज की समय की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, इमर्ज्ड एज अ फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी समटाइम्स इन द गुप्ता एज। अब देखिए, एम्परर अशोका हो या बुद्धा हो, ठीक है, उन समय में तो उसके समय में भी वो सब मौजूद थे जब नालंदा थी, लेकिन उस समय में हम देख सकते हैं कि गुप्ता एज जो है, ठीक है, गुप्ता एज के समय भी कहीं ना कहीं ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो फ्लरिश होती है, ठीक है। तारानाथ मेंटेन्स दैट बोथ भिक्षु नागार्जुना एंड आर्यदेवा वर एसोसिएटेड विद नालंदा यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तारानाथ मेंटेन्स दैट, तारानाथ जो एक हिस्टोरियन है वो क्या कहते हैं, दैट बोथ भिक्षु नागार्जुन, लाइक एक भिक्षु है नागार्जुन और एक और है आर्यदेव, ठीक है। आपको ये नाम याद रखना है बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर एसोसिएटेड मतलब संबंधित है किसके साथ, विद नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ। एंड सेज फर्दर दैट आचार्य दिगनाग विजिटेड नालंदा एंड हैड अ स्कॉलरली डिस्कशन। अब यहाँ पर एक बात और आती है, यहाँ पर एक और व्यक्ति का नाम बताया गया है, आचार्य दिंगनग, ठीक है, इनका नाम है दिंगनग, आचार्य दिंगनग। तो क्या कहा जा रहा है इस लाइन में, तारानाथ मेंटेन्स, इन तारानाथ ने मेंटेन किया दैट बोथ भिक्षु नागार्जुन एंड आर्यदेवा, लाइक जहाँ पे दो भिक्षु हैं, कौन, एक नागार्जुन हो गए और एक आर्यदेव हो गए, वर एसोसिएटेड विद, वो क्या है, वो संबंध हैं, किससे संबंधित हैं, विद नालंदा यूनिवर्सिटी, यानी वो दोनों कहाँ से रिगार्डिंग है, रिलेटेड हैं, वो लोग रिलेटेड हैं कहाँ से, नालंदा से। एंड सेज फर्दर दैट, और वो आगे क्या कहते हैं कि आचार्य
नग जो हैं, दिंगनग जो हैं, वो विजिट करते हैं कहाँ पे, नालंदा में, एंड हैड अ स्कॉलरली डिस्कशन। और क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक स्कॉलरली डिस्कशन करते हैं। पहले के समय में क्या होता था, शास्त्रार्थ होता था, लाइक एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, एक व्यक्ति यहाँ बैठेगा, तो वो दोनों बैठ के क्या करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, ठीक है। और उसमें ऐसा होता था कि जो व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है वो अपना ज्ञान उनको बताता है, जो व्यक्ति जिसके पास ज़्यादा ज्ञान होता है वो अपना ज्ञान बताता है। ऐसे करते करते क्या होता है, ज्ञान की बौछारें आती हैं, लाइक अपने अपनी डिस्कशंस किए जाते हैं और फिर देखते हैं किसके पास ज़्यादा ज्ञान है, ठीक है। तो विद्वता जो है उसकी परीक्षा होती है एक तरह से, और एक तरह से हम देख सकते हैं डिबेट ही है वो, तो वही है डिस्कशन होना। तो इन द 4th सेंचुरी, अब हम 4th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, फाहेन अ चाइनीज पिलग्रिम, है ना। अब यहाँ पे एक पिलग्रिम है, लाइक जो लोग क्या करते हैं, जो लोग जैसे आपने सुना होगा कि तीर्थ यात्रा में निकलने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ से वहाँ जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी यही टर्म से संबोधित किया जाता है। विजिटेड नालंदा एंड सो द स्तूपा कंस्ट्रक्टेड एट द स्पॉट वेयर सारिपुत्र टुक बर्थ एंड डाइड। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि विजिटेड नालंदा। अब ये जो थे चाइनीज थे, ये चाइनीज व्यक्ति क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। इनको आप ट्रैवलर भी कह सकते हो। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ट्रैवलर भी है, ठीक है। तो इस तरह से वो यहाँ पर आते हैं, वो विजिट करते हैं नालंदा में, और वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं द स्तूपा कंस्ट्रक्टेड, जो स्तूप है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है एट द स्पॉट वेयर सारिपुत्र टुक बर्थ एंड डाइड, जहाँ पे सारिपुत्र ने क्या किया है, पैदा हुए हैं, और जहाँ पे सारिपुत्र जो है वो मरे, ठीक है। तो ओवरऑल इस जो पूरा एंटायर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लाइन बाय लाइन किया है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आता है, वो है फ्लरिशिंग। फ्लरिशिंग का मतलब होता है फलना फूलना, है ना। अब देखिए लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस बात को समझें कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए वोकेबलरी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यदि आप वोकेबलरी को समझेंगे, हर एक वर्ड पे ध्यान देंगे, तो क्या होगा, आप जब इंग्लिश में किसी से बात करेंगे तो इंग्लिश में बात करते समय ना आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और आपके पास शब्दकोश अच्छा रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई पढ़ाए तो एक बार आप बुक की रीडिंग जरूर लगाएं। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा, जब मैं आपको पढ़ा दूँ तो उसके बाद आप एक बार रीडिंग जरूर लगाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। But it was not until much later that Nalanda acquired its outstanding position. अब देखिए बोलते हैं ना, वाह आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, असाधारण परफॉर्मेंस थी ये, तो कितना शानदार नाचा। तो इस तरह से आप इस वर्ड को समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इट वॉज नॉट अंटिल मच लेटर दैट नालंदा एक्वायर्ड इट्स आउटस्टैंडिंग पोजीशन। लाइक अब एक ऐसा समय आया जब तक की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है इस बात पे कि इट वॉज नॉट अंटिल मच लेटर, इतनी देरी की बात नहीं है ये कि नालंदा ने क्या नहीं किया, नालंदा ने एक्वायर कर लिया। क्या एक्वायर कर लिया? एक असाधारण पोजीशन एक्वायर कर ली। इन द 7th सेंचुरी एडी, जब हम 7th सेंचुरी एडी की बात करते हैं ना, 7वीं है ना 7th सेंचुरी एडी की बात करते हैं, ड्यूरिंग द राइन ऑफ एम्पर हर्षवर्धन, ठीक है। अब उस समय तक तो क्या है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो अपने टॉप पर है, ठीक है। ह्यूनजांग, अब देखिए ये नाम आपको याद रखना होगा, फाहैन, है ना, ऐसे नाम जो है वो चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं, पिलग्रिम हैं, तो यहाँ पर आते हैं वो, और आने के बाद क्या करते हैं वे, यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो कैमरा लेकर आ गए, रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि वो क्या करते हैं, अपने साथ कुछ पुस्तकें लाते हैं, उनमें जो ऑब्जर्व करते हैं उसको लिखते हैं। तो ट्रैवलर्स का रोल बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं वे सभी के सभी रिकॉर्ड्स जो है ना वो इन्हीं के पास से मिलते हैं। तो हमको एक जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय क्या घटनाएं घटी। तो आप कभी भी मत सोचिएगा कि एक्सप्लेनेशन करते समय या हम किसी से कुछ बात करते हैं, समझते हैं, तो चैप्टर में इन लोगों को हम छोड़ दें। आप कृपया जाके एक बार इतिहास की पुस्तक को देखिएगा, उसमें और डिटेल में इनको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए, केम टू इंडिया, वो क्या हुए, वो भारत में आए। नालंदा वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी, अपने यश में था, है ना। एक समय आता है जब हर एक आदमी को उसको यश की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। वैसे ही नालंदा का समय भी चल रहा था, गोल्डन एज चल रहा था, ठीक है। और हर्षवर्धन का युग तो आ ही चुका था,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्लोरी का मतलब क्या होता है, यश। यश का आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जीवन में कीर्ति मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम कभी भी एक ही जगह पर स्थिर नहीं रह सकते। ये आपको लगता है कि आप एक जगह स्थिर रह पाएंगे कीर्ति मिलने के पश्चात? नहीं, कोई भी नहीं। अलेक्जेंडर जो था उसने भी बहुत यश कमाया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो नीचे आया। तो स्थितियां ऊपर जाती हैं, स्थितियां नीचे आती हैं, लेकिन उसके पश्चात भी हमको अपनी ही जगह स्थिर रहना चाहिए। हम ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को देख सकते हैं। ग्लोरी यानी एक ऐसा युग था, एक ऐसा समय था जहाँ पे नालंदा बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंचा स्थान मिला उसको, बहुत यश कमाया। ठीक है, लेकिन आज के समय तो नालंदा है ही नहीं। नालंदा है लेकिन उसको इतना लोग जानते नहीं, उतना पहचानते नहीं, यहाँ पे क्लासेस नहीं लगती, लेकिन तब भी कोशिश की जा रही है कि हम उसको और आगे तक लेकर जाएं। ठीक है, लेकिन वो समय नहीं रहा जब बाहर से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए। तो इस भाव को आप समझने का प्रयास करें। रेफरिंग टू अ जटाका स्टोरी। अब देखिए जटाका स्टोरी की बात आ रही है यहाँ पर। तो जटाका स्टोरी से आप क्या समझते हैं? सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन पर जाइए और कमेंट सेक्शन पे मेरे को कमेंट करके बताइए कि जटाका से आप समझते क्या हैं। देखिए, जो मेरे अनुसार जो इतिहास में कहा गया है, कहीं ना कहीं गौतम बुद्धा की कुछ कहानियां हैं जो पास्ट में उनकी घटनाएं घटी। ठीक है, तो उसके बारे में लिखा। अगर आप अजंता इलोरा केव कभी गए हों तो वहां पर आप जरूर देख पाएंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरियां बनी हुई हैं जनता ये हमारे जटाका स्टोरीज पे बेस्ड। ठीक है, तो बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें जानवर हो गए ना, बहुत सारे आप लोग खुद जानते होंगे कि कहानियां बहुत रोचक हैं। Huanzhang writes that it derived its name from Na Alamda, ठीक है, ना अलमदा, द पीस ऑफ माइंड। अब देखिए, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोगों की एक और आपको एक नॉलेज मिल जाएगी। किसके रिगार्डिंग नॉलेज मिलेगी? ये कि ये पीस ऑफ माइंड ना अलमदा ना, ये जो इससे बना है, किससे बना है? ना अलमदा से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है इन्होंने क्या करा, इन्होंने लिखा है कि दैट इट ड्राइव्ड, जो नालंदा है उसने क्या किया, ड्राइव टू गेट समथिंग, उसको क्या मिला, कहाँ से ये नाम मिला? उसको ये नाम मिला ना अलमदा से। और ना अलमदा का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ माइंड। अब देखिए, पीस ऑफ माइंड क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमको इस बात पर ध्यान देना है कि जब भी हम शब्दों का चुनाव करते हैं, किसी का भी नामकरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं शब्दों का रोल तो बहुत ज़्यादा होगा ही, और शब्दों का रोल बहुत ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ अर्थों को भी लिया जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही है ना अलमदा की, और मैं स्पेशली इतना ज़्यादा फोर्स कर रहा हूँ ताकि आप इस विषय को समझ सकें कि जिस जगह का नाम नालंदा पड़ा वो बेसिकली ऐसी जगह थी मुख्य तौर पे जो बहुत शांत थी। वहाँ पर ऐसा नहीं था कि आप आओगे तो आपको बहुत हलचल मिलेगी, बहुत शांत वातावरण था। तो कहीं ना कहीं वहाँ के मिलियू या वहाँ के वातावरण को देखते हुए क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। आपने सुना होगा, नहीं बच्चा बड़ा चंचल है तो ये बच्ची बड़ी चंचल है, तो ज्योतिषियों को बुलाया जाता है। ज्योतिषी आके क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। नामकरण करने के पश्चात ही क्या होता है? उन बच्चों के अंदर के गुण जो होते हैं और विकसित होते हैं। उनके गुणों के आधार पे भी नाम रखा जाता है और नाम से भी गुणों में प्रभाव पड़ता है। तो यहां हम आगे आते हैं। The peace of mind which Lord Buddha failed to achieve in his previous life. अब यहाँ पर क्या है? It's named from Nalamda, the peace of mind which Lord Buddha failed to achieve. तो ये उस चीज से पड़ा है। अब देखिए, पीस ऑफ माइंड मैंने आपको बता दिया। अब विच लॉर्ड, अब ये जो पीस ऑफ माइंड है किससे पड़ा है? उस समय पड़ा जब गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में, प्रीवियस जीवन में कुछ पा नहीं पाए। देखिए क्या होता है, बुद्ध बनना बहुत कठिन कार्य है। हर कोई बुद्ध बन नहीं सकता। हम कहते जरूर हैं कि आप कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं बोधिसत्व हूं, पर बोधिसत्व बनना बहुत बेहद कठिन है। तो मैंने आपको पीस ऑफ माइंड बताया कि कहीं ना कहीं उसके वातावरण के अनुसार उसके नाम में ये चीज झलकती है। और विच, अब ये जो पीस ऑफ माइंड जो है जिसके बाद हम बात करें, नामकरण पड़ा उसका, ये जो पीस ऑफ माइंड है बेसिकली उसको गौतम बुद्ध ने अचीव नहीं किया, है ना। देखिए, पीस ऑफ माइंड हर किसी को नहीं मिलता। पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? देखिए, पीस ऑफ माइंड का मतलब यहाँ पर ये होता है
कि हमारे मन में ऐसे कोई भी विचार ना चले जो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, गलत हो, है ना, जो नुकसानदायक हो। लाइक ईर्ष्या की भावना हो गई, इसके अलावा आपके अंदर गुस्सा हो गया, क्रोधाग्नि है आपके भीतर प्रज्वलित हो रही है, तो उस प्रज्वलित अग्नि से द्वारा तो बहुत क्या होगा, अस्त व्यस्तता हो जाएगी। ठीक है, ग्रीडीनेस है, लालचपन है, मोह है, काम है, क्रोध है, कितनी सारी चीजें होती है जो हमारे भीतर प्रकट होती रहती हैं। तो उनसे जूझते रहते थे कौन, गौतम बुद्ध है, और इसीलिए प्रीवियस बर्थ में वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाए। तो इसी के ही नाम पे, क्या इसी विषय और इसी कॉन्टेक्स्ट को उन्होंने लिया और क्या किया, इट्स नेम। अब देखिए क्या हुआ, डिराइव किया, क्या डिराइव किया, दैट इट डिराइव्ड इट्स नेम from Nalamda, the peace of mind which Lord Buddha failed to achieve in his previous birth। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस से ये जो पूरा पैराग्राफ इसको देखते हैं, समझते हैं। But it was not until much later that Nalanda acquired its outstanding position in the 7th century AD, when during the reign of Emperor Harshvardhana, Huenzhang came to India. Nalanda was at height of its glory. Referring to Jataka's story, Huenzhang writes that it derived its name from Nalamda, the peace of mind which Lord Buddha failed to achieve in his previous birth। ठीक है, अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन। ठीक है, अब जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, अब उसको पैदा होने के बारे में, हम उसके पैदा होने के बारे में जानकारी लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न, अब वो कैसे पैदा हुई थी, वो पैदा हुई थी विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी। अब क्या होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी है या कुछ भी बन रहा है, कुछ भी निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं चैरिटी की तो आवश्यकता पड़ेगी। लाइक आप चंदा करोगे, चंदा इकट्ठा करोगे, चंदा इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, आप उससे कुछ चीज़ों का निर्माण करोगे। तो चैरिटी का मतलब चंदा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर ही आपको बताया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी, यानी सब लोगों ने इकट्ठा हुए। लिबरल का मतलब थोड़ा आज़ादी है ना, लिबरल लाइक खुलापन है ना, तो लिबरल पब्लिक चैरिटी लाइक हर व्यक्ति इकट्ठा हुआ, चैरिटी बनाई उन्होंने, और उसके द्वारा डोनेशन हुआ, चैरिटी बनी और फिर डोनेशन किया, दान किया, जिसको हम चंदा कहते हैं। लोग कि चंदा इकट्ठा कर रहे हैं देवी जी का, ऐसा नहीं, लोग क्या करते थे, दान लेते थे पहले समय में, तो ये दान है। ठीक है, तो इसका आप इस विषय में समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is believed to have been found originally with an endowment created by 500 traders who purchased land with their money and offered it to Lord Buddha as a gift। अब देखिए ये लाइन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, It is believed, ऐसा विश्वास किया जाता है, to have been founded originally with an endowment created by 500 traders, लाइक 500 ट्रेडर्स जो हुआ करते थे, उन लोगों के द्वारा या उनकी सहायता के द्वारा नालंदा का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पे इंडोमेंट, अक्षय निधि। अब अक्षय निधि से आप क्या समझते हैं, लाइक जो चीज़ें हैं आपके पास जो मौजूद हैं, अक्षय निधि पैसा। ठीक है, तो उसी के द्वारा हुआ, 500 ट्रेडर्स ने अपने पैसा लगाया। हु परचेज लैंड, उन्होंने क्या किया, एक लैंड को परचेज किया विद देयर मनी, किसके द्वारा, अपने मनी के द्वारा परचेज किया, एंड ऑफर्ड इट टू द लॉर्ड बुद्धा, और लॉर्ड बुद्धा को क्या किया, उन्होंने उसको ऑफर कर दिया। तो देखिए बुद्धा एज ए गिफ्ट, अब यहाँ पर क्या करते हैं, वो क्या किया, ऑफर किया। क्या ऑफर किया, ये जगह ऑफर किया एज ए गिफ्ट के तौर पर। ठीक है ना, बाय द टाइम ऑफ ह्यूनज़ैंग्स विजिट, अब जब ह्यूनज़ैंग का विजिट होता है, जब वापस आता है यहाँ पर, तो नालंदा हैड बिकम अ फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी। जो नालंदा थी वो क्या होती है, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बन जाती है। फुल फ्लेज्ड यानी बहुत अच्छी तरीके से, कंप्लीटली क्या होती है, यूनिवर्सिटी बनती है। एंड हैड एट दैट टाइम 6 लार्ज विहारास, और उस समय क्या होता है, 6 विहारा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात अब क्लियर हो चुकी है। मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, द 8th century inscription of यशोवर्मन contains a telling description of नालंदा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इंस्क्रिप्शन। चलिए, इंस्क्रिप्शन क्या होता है ना, शिलालेख कह सकते हो आप उनको, है ना। तो 8th century inscription of यशोवर्मन contains a telling description, तो एक ऐसी चीज़ें होती है जिसमें कुछ कुछ लिखा रहता है। तो इंस्क्रिप्शन ऑफ यशोवर्मन, तो यशोवर्मन जो थे उनका क्या था, एक इंस्क्रिप्शन था। ठीक है, कब की बात हो रही है, 8th century की बात हो रही है। द 8th century inscription of यशोवर्मन contain a telling description of नालंदा।
तो वो क्या एक जानकारी बताता है, किसके बारे में जानकारी बताता है वो इंस्क्रिप्शन जानकारी बताता है नालंदा के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, अलग अलग तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो स्पीकर हैं, लाइक जो स्पीच दे रहे हैं, हमारे जो स्पीच देने वाले राजेंद्र प्रसाद जी हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड इकट्ठा हुए, कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन मिला, तो कहीं मैन्युस्क्रिप्ट मिला जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 8th सेंचुरी में क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होती है, किसकी इंस्क्रिप्शन मिलती है, शोवर्मन की। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, किसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, नालंदा का। द हाई स्पायर्स ऑफ द विहारा इन रो seem to be sky high and round them were tanks of clear water। तो जो हाई स्पायर्स जो थे विहार का, स्पायर्स ना, स्पायर्स से समझिए विहार के जो हाई स्पायर्स थे, इतने बड़े विहार होते हैं, तो वो रो में थे, ठीक है। सीम ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, टू बी स्काई हाई, लाइक वो स्काई को छू रहे हैं, जो स्पायर्स हैं, बड़े बड़े स्पायर्स होते हैं, ठीक है। एंड अराउंड देम वर टैंक्स ऑफ क्लीन वाटर, और उनके आसपास क्या है, उनके आसपास क्लीन वाटर का टैंक है। टैंक्स आप सभी जानते होंगे, है ना, टैंक्स होता है, पानी भरा जाता है, इन विच फ्लोटेड रेड एंड येलो लोटसेस इंटरस्पर्स्ड बाय द कूल शेड ऑफ द मैंगो ग्रोव। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए इंटरस्पर्स्ड बाय द कूल शेड ऑफ द मैंगो ग्रोव्स। अब यहाँ पर इंटरस्पर्स्ड का मतलब होता है बिखरना, ठीक है। अब वो कैसे बिखर रहे हैं, देखिए शेड ऑफ द मैंगो ग्रोव्स, जो मैंगो ग्रोव्स की शेड पड़ रही है उसके कारण क्या हो रहा है, वे बिखर रहे हैं, इंटरस्पर्स्ड हो रहे हैं, यानी बिखर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने हर एक चीज कवर की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्लोटेड का मतलब होता है तैरना, ठीक है। अब मैंगो ग्रोव्स जो है वो क्या है उसको समझते हैं। मैंगो ग्रोव्स, मैंगो ट्रीज प्लांटेड इन सच a number that they preclude or when full grown are likely to be preclude the land on। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर इस बात को हमको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या होता है, यहाँ पर मैंगोज अवेलेबल होते हैं ना, मैंगो ट्रीज रहती हैं जो कि उनको इस तरह से प्लांट किया जाता है कि दैट दे आर प्रिक्लूड और व्हेन दे फुल आर ग्रोन आर लाइक टू प्रिक्लूड द लैंड ऑन, लाइक इतनी ज़्यादा घनी होती हैं, इतने ज़्यादा इकट्ठा खड़े होते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंगो ग्रोव्स यानी आम के बाग। यदि आप बात करें बेसिकली अशोक वाटिका की, तो अशोक वाटिका में क्या था, वहाँ पे बाग था, है ना, बाग। तो यहाँ बाग की बात हो रही है, प्रिक्लूड और व्हेन फुल ग्रोन, लाइक बहुत सारे, है ना, इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। द आर्किटेक्चर and the sculptures of the halls containing rich ornamentation। अब जो आर्किटेक्चर है और जो स्कल्पचर्स हैं हॉल के, वो कंटेन क्या कर रहे हैं, रिच ऑर्नामेंटेशन कंटेन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर्स। जो आर्किटेक्चर है, लाइक आर्किटेक्चर क्या होता है ना, ये जो घर बनाया जाता है तो इसके लिए आर्किटेक्चर की आवश्यकता, वास्तु कला की आवश्यकता पड़ती है ना। उसके अलावा स्कल्पचर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि मूर्तियां होती, छोटी छोटी जो मंदिर में बनी होती है उनको स्कल्पचर्स कहते हैं। उसी चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। तो द आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर्स ऑफ द हॉल कंटेन, अब जो हॉल्स है वो क्या कंटेन करते हैं, इन्हीं चीज़ों को कंटेन करते हैं। रिच ऑर्नामेंटेशन, आपने देखा होगा औरतें कितनी सजी धजी होती हैं, तो वैसे ही रिच ऑर्नामेंटेशन है, भव्य भव्य ऑर्नामेंटेशन है, डेकोरेटिव एलिमेंट। अब ऑर्नामेंटेशन का मतलब क्या होता है, डेकोरेटिव एलिमेंट्स एडेड टू समथिंग, लाइक आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सजा दें, है ना, लाइक इतना ज़्यादा श्रृंगार कर लें, तो वही चीज़ है ऑर्नामेंटेशन, श्रृंगारीकरण होना। एंड ब्यूटीफुल आइडल्स वेर वन विद द वंडर्स। अब यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ आइडल्स थी, ठीक है, जो ऐसा लगता है बहुत ही अच्छी हैं। ऑल्दो देयर आर मैनी संघाराम्स। अब संघाराम्स जो होता है वो टर्म क्या कहता है, ये एक टेम्पल होता है, इसको मोनेस्ट्री कहते हैं, ठीक है। मोनेस्ट्री वो जगह होती है यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग जाके रहा करते थे। इन इंडिया, लाइक ये इंडिया की ही बात हो रही है, तो इंडिया में यहाँ पे बहुत सारे संघाराम्स थे, ठीक है। बट द वन दैट नालंदा इज अनइक्वल, लेकिन नालंदा के बराबरी का कोई भी नहीं था, नालंदा के बराबरी का यहाँ पर कोई भी नहीं था। एट द टाइम ऑफ द चाइनीज ट्रैवलर, जब चाइनीज ट्रैवलर यहाँ पर आए, इट्स सिंग्स विजिट
है ना। और जिस समय यहाँ पर एक और व्यक्ति आए, सिंग्स का विजिट हुआ यहाँ पर, ठीक है, चाइनीज़ ट्रैवलर थे, उनका नाम सिंग्स है। एक यहाँ बहुत सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स की बात की गई है, तो अलग अलग ट्रैवलर्स यहाँ भारत में आया करते थे, तो यही उसी समय की बात हो रही है, ठीक है। देयर वर 300 बिग रूम्स एंड 8 हॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 300 बिग रूम्स थे। जब वो यहाँ पर आए तो उस समय उन्होंने देखा कि यहाँ पे 300 बड़े बड़े रूम हैं और 8 हॉल्स हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर आर्किटेक्चर, स्कल्पचर की बात की गई है, ठीक है, कि इतने सारे हॉल्स थे वहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से सजा के लगाया गया था और ऑर्नामेंटेशन था वो सजाया धजाया गया था। उस समय एक अलग से ट्रैवलर आए जिनका नाम है सिंग विजिट था। तो देखिए बहुत सारे हायन हो गए, है ना। इसके अलावा हमारे और भी लोग हैं, तो अलग अलग लोग यहाँ पर आया करते थे, अलग अलग लोग यहाँ पे विजिट करते थे और रिकॉर्ड करके रखते थे। The remain discovered by archaeological excavation fully bear out of the truth of these descriptions। अब इन डिस्क्रिप्शन से ही क्या होता है, सारी जानकारियां हमको प्राप्त होती हैं। तो रिमेन्स जो बचा कुछ चीज़ें हैं डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन है उसके द्वारा जब हम खुदाई करते हैं, एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई होता है, फुल्ली बियर आउट ऑफ द ट्रूथ, इससे पूरा सत्य जो है, संपूर्ण सत्य जो है वो निकल कर आ जाता है, ठीक है। द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वर मेड कंप्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वरीज। ऐसा नहीं था कि आज के समय बहुत पैसा लगता, वहाँ इकोनॉमिक वरीज नहीं थी, अर्थशास्त्र के रिगार्डिंग कोई भी चिंताएं नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी अर्थ की बात करता, अर्थ का मतलब होता है धन। बिसाइड द गिफ्ट्स ऑफ लैंड, वहाँ बहुत सारे गिफ्ट्स थी लैंड की एंड बिल्डिंग, कहने का अर्थ साफ है कि वो ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, बहुत सारी लैंड्स थी। उसके बावजूद द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस हैड बीन सेट अपार्ट, उसके अलावा भी वहाँ पे रेवेन्यू लगाया गया था 100 विलेजेस का, ठीक है। हम कर वसूली करते हैं ना, तो वो रेवेन्यू के बारे में बात हो रही है। तो हैड बीन सेट अपार्ट, उसके अलावा उसका पार्ट किया गया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, है ना, एक ट्रस्ट खोला गया टू मीट रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो बार बार होने वाला जो एक्सपेंडिचर होता है यानी व्यय होता है, उसके लिए क्या किया उन लोगों ने, बहुत सारे 100 विलेजेस में क्या किया उन्होंने, बिल्डिंग द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस हैड बीन सेट, 100 विलेजेस सेटअप किया गया रेवेन्यू के रिगार्डिंग। और क्या हुआ वहाँ पर, जो हर बार होने वाले एक्सपेंडिचर्स थे, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, उन व्ययों को जानकारी रखने के लिए वहाँ पर क्या किया गया, अलग अलग विलेजेस, अलग अलग 100 विलेजेस को रखा गया वहाँ पर, ठीक है, रेवेन्यू की जानकारी के लिए, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस हैड बीन सेट अप अपार्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट टू मीट रिकरिंग एक्सपेंडिचर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट हैड इंक्रीज्ड टू 200 विलेजेस बाय द टाइम। और क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टी थी, जो स्थान था इस ट्रस्ट का, हैड इंक्रीज, वो क्या हो जाता है 200 विलेजेस में वो इंक्रीज हो जाता है बाय द टाइम ऑफ इट सिंग्स विजिट, जब तक सिंह वहाँ पर आ रहे थे। तो इस लाइन में मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि रिमेन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, बहुत सारे रिमेन्स जो थे वो यहाँ पर लाए गए, फुल्ली बियर आउट ऑफ द ट्रूथ ऑफ दिस डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। और इन डिस्क्रिप्शन से हमको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वर मेड कंप्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वरीज, कोई भी इकोनॉमिक वरीज वहाँ पर नहीं थी, यानी कोई भी चिंता नहीं थी पैसे के रिगार्डिंग। बिसाइड द गिफ्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, बावजूद इतनी सारी गिफ्ट थी, इतने सब कुछ वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर लैंड्स मौजूद थी, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें मौजूद थी, ठीक है, बिल्डिंग्स थी। द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेज हैज़ बीन सेट अपार्ट, जो रेवेन्यू होता था, जो कर कलेक्ट किया जाता है ना, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं हम, ठीक है, तो वो उसका जो रेवेन्यू था 100 विलेजेस का, उसको अलग से रखा गया था इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, उसको एक ट्रस्ट के फॉर्मेट में बनाया गया टू मीट रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ताकि अलग अलग तरीके से हम क्या करें, यहाँ पे व्यय जो है, जो बार बार व्यय हो रहा है उसको निकाल सकें, समझ सकें। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट हैड इंक्रीज, और ये जो प्रॉपर्टी थी ट्रस्ट की वो क्या होती है, बढ़ जाती है, 200 विलेजेस में बढ़ जाती है बाय द टाइम ऑफ इट सिंग्स विजिट, जब सिंग्स का विजिट होता है, यानी वहाँ पर जब तक वो आते हैं तब तक ये 200 विलेजेस में हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द 3 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, अब 3 स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, एक होता है बिहार जहाँ पे आप लोग रहते हैं, ठीक है, एक, और उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, एंड बिहार एंड बंगाल हैड टेकिंग कंसिडरेबल पार्ट, और उसके अलावा भी एक तो उदाहरण उन्होंने बिहार का दिया है, वही बाद में एक बंगाल की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, उसको क्या किया, कंसिडरेबल पार्ट माना गया है, काफ़ी हिस्सा जो उसका उसके अंदर माना गया है। इन द बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी उसके अंतर्गत माना गया। अब क्या माना गया, देखिए 3 स्टेट्स ऑफ उत्तर
प्रदेश हो गया, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात तो हो ही रही है, बिहार की बात हो रही है और साथ ही बंगाल की बात हो रही है। अब बिहार में तो आप रहते हैं, यहाँ बंगाल की भी बात की जा रही है, 3 स्टेट्स की बात की जा रही है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो हैड टेकन कंसिडरेबल पार्ट, उनका क्या है, बहुत अच्छा कंसिडरेबल पार्ट रहा है, किसमें, इन द बिल्डिंग एंड फाइनेंशियल मेंटेनेंस। देखिए हर एक व्यक्ति का अपना योगदान होता है, वैसे इन तीनों का एक योगदान है, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, बंगाल का, ठीक है। तो उनका योगदान किस में रहा, फाइनेंशियल मेंटेनेंस में रहा, ठीक है। किस में रहा, फाइनेंशियल मेंटेनेंस में रहा, ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, किसकी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस में रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ की देख रखाव करना ही होता है। और फाइनेंशियली तौर पर, ठीक है, यहाँ पे क्या कमी पड़ रही है, पैसों की कमी आ रही है कि नहीं आ रही, इन चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता था। तो ऑल अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो आपने लाइन बाय लाइन इसको समझा। अगर इसके अलावा भी कोई अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, आप अलाउड हैं। चलिए, कॉपर प्लेट्स and statues of the age of Maharaja Dharmapala Deva and Devapala Deva of Bengal have been found at Nalanda। अब जो कॉपर प्लेट्स थे और स्टैचूज थे, ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कॉपर प्लेट्स की, ठीक है, और हम बात करने वाले हैं स्टैचूज की। तो यहाँ पर कॉपर प्लेट्स हैं, स्टैचूज हैं। अब उनका क्या हो रहा है, देखिए, ऑफ द एज ऑफ महाराजा। अब वो कहाँ के हैं, वो किस एज के जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं महाराजा धर्मपाल की एज के, ठीक है, धर्मपाल, ठीक है। तो जो कॉपर प्लेट्स है और जो स्टैचूज हैं उस एज की, वो किसे जुड़े हैं, महाराजा धर्मपाल देव के और देवपाल देवा के समय के, जो कि बंगाल के थे। हैव बीन फाउंड एट नालंदा। तो इस लाइन को एक बार और समझिए, कॉपर प्लेट्स एंड स्टैचूज ऑफ द एज ऑफ महाराजा धर्मपाल देवा एंड देवपाल देवा ऑफ बंगाल हैव बीन फाउंड एट नालंदा। तो जो कॉपर प्लेट्स थे, जो स्टैचूज थी, जो किसकी एज की, महाराजा धर्मपाल के देव के समय की, और जो देवपाल देव थे बंगाल की, उनके समय की जो कॉपर प्लेट्स थी, जो स्टैचूज थी, वो क्या होती है, वो फाउंड होती है नालंदा में। कहां पाई जाती है, नालंदा में पाई जाती हैं। इन द कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन होता है तो उस समय ये दोनों पाए जाते हैं। तो यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है और यहां पे इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ दीज कॉपर प्लेट्स, इनमें से कोई एक जो कॉपर प्लेट है, शेड्स लाइट ऑन द इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन बाय नालंदा। तो यहीं पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ रही है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो कॉपर प्लेट्स होती हैं, कहीं ना कहीं जो कॉपर प्लेट्स हैं वो ये बताती हैं कि भारत का संबंध जो था बाहर के देशों के साथ भी था। तो ये नालंदा की है, तो नालंदा के द्वारा ही मेंटेन्ड था। तो इस पर एक बार और गौर फरमाइए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, one of these copper plates sheds light on the international relations maintained by Nalanda, like नालंदा के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए गए उसके बारे में भी वो क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। sheds light, ठीक है, अब लाइट डालता है, दर्शाता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर से लाइट निकल रही है और शेड डाल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट इट इज़ लाइक एक लिटरेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है चीज़ों को समझने के लिए। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी लर्न फ्रॉम इट दैट, अब हमने क्या सीखा, दैट श्री बलपुत्र देवा, अब यहाँ पर बलपुत्र देव की बात हो रही है, द शैलेंद्र एम्परर ऑफ स्वर्णद्वीपा, जो स्वर्णद्वीप है वहां के वो क्या है, वहां के शासक है, वहां के एम्परर हैं, ठीक है। कौन, श्री बलपुत्र देवा, बलपुत्र देवा की बात हो रही है। तो वी लर्न फ्रॉम इट, हम उसे सीखते हैं, दैट श्री बलपुत्र देवा द शैलेंद्र एम्परर ऑफ स्वर्णद्वीपा, जो कि अब कहाँ का पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है, हैड सेंट हिज इनवॉय। अब देखिए, आपने जब भी पेपर पढ़ा होगा, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप छोटी ही उम्र से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो द हिंदू पेपर में इनवॉय, लाइक ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। अगर आप पेपर पढ़ते हो तो आप इस वर्ड से हमेशा क्या करते होंगे, जूझते होंगे, आपने इनको देखा होगा, आमना सामना आपका जरूर हुआ होता होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते, तो इनवॉय का मतलब क्या होता है, अन्य देश में सरकार द्वारा संदेश वाहक दूत, जो वहां से दूत आते हैं अन्य देश को, उनको हम ये कहते हैं। तो देवपाल देवा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो श्री बलपुत्र देवा हैं, जो शैलेंद्र एम्परर के हैं, जो स्वर्णद्वीप के क्या है एम्परर हैं, वो क्या करते हैं, वो एक क्या है, वो एक शैलेंद्र एम्परर है। कहाँ के एम्परर है, वो स्वर्णद्वीपा के। तो ये आपको याद रखना है, वापस फोकस कर रहा हूँ
कि श्री बलपुत्र देवा द शैलेंद्र एम्पर ऑफ स्वर्ण द्वीपा, यानी स्वर्ण द्वीप की कौन है वो शैलेंद्र एम्पर हैं। नाउ अ पार्ट ऑफ, वो कहाँ का पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। हैड सेंट हिज इनोवी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भेजा, किसको भेजा, एक दूत को वहां भेजा, तो दूत भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो देवपाल देवा, तो किसको भेजा, देवपाल देव को भेजा। द रूलर ऑफ मगध, और जो देवपाल थे वो कहाँ के रूलर थे, वो मगध के रूलर थे। विद द रिक्वेस्ट, और क्या किया, रिक्वेस्ट की गई दैट ही शुड मेक अ गिफ्ट ऑफ 5 विलेज, कि उन्हें क्या करना चाहिए, 5 विलेजेस को क्या किया जाना चाहिए, गिफ्ट के तौर पे। तो यहां पर दिया रिक्वेस्ट दैट, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दैट ही शुड मेक, उनको क्या करना चाहिए, एक गिफ्ट देना चाहिए। क्या, मेक अ गिफ्ट ऑफ 5 विलेजेस, गिफ्ट में क्या देना चाहिए, 5 विलेजेस देना चाहिए। किसको, नालंदा ऑन बिहाफ ऑफ इज द फॉर्मर, तो उनके बिहाफ में क्या किया जाना चाहिए, यहां पर नालंदा को दिया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिज कॉपर प्लेट, अभी जो कॉपर प्लेट है, इंस्क्रिप्शन है, जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, बलपुत्रा द एम्पर ऑफ जावा। अब यहाँ पे बलपुत्र जो एम्पर है कहाँ के, जावा के। बीइंग डीपली इम्प्रेस, जो बहुत ज़्यादा गहराई से क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं, ठीक है। इम्प्रेस तो आप सभी को पता होगा, बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, लाइक बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आपने सुना होगा ना, उसने मेरे को इम्प्रेस कर दिया, मुझे प्रभावित कर दिया, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। किसके अचीवमेंट से इम्प्रेस हो जाते हैं, नालंदा की अचीवमेंट से क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। कौन, बलपुत्रा जो हैं वो कौन है, एम्पर हैं जावा के, ठीक है। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैड अ लार्ज विहारा कंस्ट्रक्टेड हियर टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, लार्ज विहारा। नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली दैट लार्ज विहारा कंस्ट्रक्टेड, हियर व्हाट हैज बीन डन, कंस्ट्रक्ट किया गया है। क्या कंस्ट्रक्ट किया गया है, विहार कंस्ट्रक्ट किया गया है here to give visible expression of his devotion, so that we can easily understand what, कि हम easily समझ सकें कि क्या है वो उनके जो भाव हैं, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं डिवोशन के, वो झलक सकें, ठीक है। किसके प्रति, लॉर्ड बुद्धा के प्रति। तो अगर आप लोग एक बार और ध्यान से समझे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉपर प्लेट, इस कॉपर प्लेट के अनुसार ये जो इंस्क्रिप्शन है, बलपुत्रा द एम्पर ऑफ जावा, जो बलपुत्र हैं, जो जावा के कौन है, वहां के एम्पर हैं। बीइंग डीपली इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, जो नालंदा का जो अचीवमेंट है उससे बहुत ज्यादा क्या होते, इंप्रेस हो जाते हैं। हैड अ लार्ज विहारा कंस्ट्रक्टेड हियर टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन, इसलिए एक बहुत बड़ा विहार बनाते हैं, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। टू गिव विजिबल एक्सप्रेशन टू हिज डिवोशन, ताकि वो उनके भक्ति, लाइक जो अपनी डिवोशन है, जो अपने भक्तवत्सलता है, उसको दर्शा सकें, ठीक है। किसके प्रति, लॉर्ड बुद्धा के प्रति। This is but an example that is survived by sheer chance and which gives us an indelible impression of the glory which Nalanda enjoyed the world over. ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो क्या करता है, ये उदाहरण जो अभी मौजूद है, जो अभी सरवाइव कर रहा है, ठीक है, गिव्स अस एन इंडेलिबल, वो क्या करता है, एक अमिट इंप्रेशन देता है। अमिट इंप्रेशन, लाइक ऐसी अमिट छाप, इंप्रेशन मतलब ऐसी अमिट छाप देता है जो आज तक मौजूद है, ऑफ द ग्लोरी, लाइक उनकी जो यश है नालंदा का, वो उसको दर्शा रहा है, ये आज भी मौजूद है। एंड एंजॉयड द वर्ल्ड ओवर, आज भी संपूर्ण ब्रह्मांड, लाइक संपूर्ण दुनिया है वो इस चीज को महसूस कर पा रही है। तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडीड, अब इंडीड को आप समझ लीजिए। देखिए, आप लोग जब कभी भी जॉब की तलाश करेंगे तो एक इंडीड वर्ड में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडीड में जॉब मिलती है, तो हम उस जॉब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं इंडीड। तो इंडीड का मतलब क्या होता है, वास्तव में इंडीड, ठीक है। द नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ वॉज हेल्ड इन ग्रेट स्टीम ऑल ओवर द एशिया। तो वास्तव में क्या था, जो नालंदा महाविहारीय आर्य भिक्षु संघ जो था, एक संघ की बात हो रही है, वॉज हेल्ड इन अ ग्रेट स्टीम ऑल ओवर एशिया। उसको क्या किया जाता, उसको देखा जाता था बहुत ही ज्यादा आदर के साथ। तो यहाँ बात हो रही है स्टीम की। स्टीम का मतलब होता है आदर, सम्मान, ठीक है, आदर। यहाँ बात होती है सम्मान की, ठीक है, स्टीम, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा। चलिए, ऑल ओवर द एशिया, नहीं पूरे एशिया में उसको किसकी दृष्टिकोण से देखा जाए, इज्जत की नजर से, आदर की नजर से। मैनी क्लेसियल ऑफ दिस संघ हैव बीन फाउंड एट नालंदा, और इतने सारे क्लेसियल्स यहाँ पे पाए गए हैं। कहाँ पाए गए हैं, संगा के
कहाँ पे, नालंदा में पाए गए हैं। तो मुझे लगता है कोई डाउट है, इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब जाते हैं हम 6th पैराग्राफ में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट द टाइम ऑफ ह्यूनजैंग्स विजिट, जब वो उनका विजिट यहां पर होता है, नालंदा हैड 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स। अब मैंने जब इंट्रोडक्शन हुआ था, जब हम सिलेबस को ओवरव्यू कर रहे थे, उसी समय मैंने आपको इसी लाइन के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, एक्सप्लेन किया था। क्यों किया था? बिकॉज ये स्पीच की जान है। देखिए, हम जब भी कोई स्पीच सुनते हैं या कोई भाषण सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ नोट करके रखते हैं। अब नोट करके क्यों रखते हैं? ताकि हम उसको कोट कर सके। कोटेशन इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर भी मैंने वहां पे कोट किया था, आपको बताया था। अगर नहीं है तो एक बार सिलेबस ओवरव्यू आकर देखिए, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या है, सोल पता चलेगी कि क्या कहना चाह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ ह्यूनजैंग, जब उनका समय आया, जब उनका विजिट था, नालंदा हैड 10,000 स्टूडेंट्स। उस समय नालंदा में 10,000 स्टूडेंट्स थे और 1,500 टीचर्स थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। और पूरी दुनिया के, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के थे। फ्रॉम दिस इट्स ऑब्वियस, ये जाहिर है, ये ऑब्वियस है कि दैट टीचर्स कुड पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स। और कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होता है, उन पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। अगर बच्चे कम हो, सिलेक्टेड बच्चे और अच्छे बच्चे हों और टीचर्स भी ऐसे ही हों, तो वो क्या करेंगे, एक चुनाव के सहारा उन पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहां पर टीचर्स कुड पे, वो क्या करते थे, पे करते थे, अटेंशन पे करते थे। कहां पर? टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ देयर स्टूडेंट्स। देखिए, ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग तो होनी ही चाहिए। इनफैक्ट नालंदा वाज देन ओनली अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। तो नालंदा जो था वो एक सेंटर था हाई एजुकेशन का। हायर एजुकेशन, ऐसे नहीं छोटे छोटे बच्चे में पढ़ने जाते, बड़े लोग आते थे, पीजी लेवल के लोग आया करते थे, बहुत धांसू लोग, लाइक इतने अच्छे लोग वहां पे आते थे कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप अगर देखना चाहते हैं तो इसकी डॉक्यूमेंट्रीज भी देख सकते हैं। सिमिलर टू द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है, तो उसी की तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिसर्च सेंटर था, विच वी आर नाउ प्रपोजिंग टू स्टैब्लिश हियर। अब वही हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे प्रपोज करेंगे। तो यहाँ पर वो अब भी प्रपोजिंग है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट खुल रहा है, ठीक है, वो लिटरेचर के रिगार्डिंग है, तो उसी की बात की जा रही है, तो उसका ही उद्बोधन दे रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बिकॉज यहां पर सिर्फ स्टोरी नहीं सुन रहे, यहां हम वास्तविकता से जुड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है, इन अ वे नालंदा हैड ब्लॉसम्ड फोर्थ एज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, ठीक है। ब्लॉसम्ड है ना, अब कोई भी चीज का खिलना, बहुत सारे फूल इकट्ठा खिलते, ब्लॉसम होते हैं, ठीक है। तो नालंदा हैड ब्लॉसम्ड फोर्थ, मतलब उसकी तरक्की हुई, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, है ना। फोर्थ एज अ सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, सेंटर ऑफ हायर लर्निंग यानी इस तौर पे वो इस तरह आगे बढ़ा, जैसे कि कह सकते हैं हम यहाँ पर साफ तरीके से कि इसकी ख्याति बढ़ गई हायर एजुकेशन के लेवल पे, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन दोनों टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज मत होइए। तो हायर लर्निंग में, ठीक है, एंड इट वॉज कंसिडर्ड अ मार्क ऑफ ऑनर। अब देखिए, हॉनर नहीं, ऑनर बोलते हैं। तो यहाँ पर कंसिडर अ मार्क ऑफ ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद नालंदा, और माना जाना लगा कि जो इसका संबंध है ना, किस तरह से कंसिडर किया गया, वॉज कंसिडर्ड अ मार्क ऑफ ऑनर, इसको एक सम्मान की दृष्टि से चिन्हित किया गया, टू बी एसोसिएटेड विद नालंदा, जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ है। The citizen ensured the preservation of many a rare volume by getting copies and keeping them here for safe custody. अब क्या होता था, देखिए इतनी सारी कॉपीज थी यहाँ पे। अब किन की कॉपीज थी यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे रेयर वॉल्यूम थे बहुत सारे, तो सिटीजन्स को क्या हुआ, अभी सुनिश्चित हो गया है ना, उन लोगों को ये चीज़ सुनिश्चित हो गई, दृढ़ता के साथ सुनिश्चित हो गई कि यहाँ पर जो भी चीज़ें रखी वो सेफ है ना, हर एक चीज़ जो यहाँ पे रखी वो बिल्कुल सेफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When in the 12th century, अब हम 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इट्स लाइब्रेरी वॉज डिस्ट्रॉयड, यहाँ की लाइब्रेरी जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। Many of these manuscripts had already found their way to Nepal and Tibet. अब बहुत सारे जो manuscripts थे had already found there, जो यहाँ पर फाउंड किए गए थे, way to Nepal and Tibet, उनको वहाँ ले गए, कहाँ, नेपाल और तिब्बत ले गए। And many of these manuscripts are still there, और यहीं पर बहुत सारे still लाइक अभी भी वहीं पे रह गई, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने की कोई आवश्यकता है, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। 7th पैराग्राफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखते हैं किस लिए। विदाउट एनी रेफरेंस
to one particular religion, 100 lecture were delivered every day at Nalanda. लाइक ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है, लाइक हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई है कहीं से रेफरेंस के तौर पे, लेकिन टू वन पर्टिकुलर रिलीजन, हर एक चीज़ के प्रति, हर एक रिलीजन के प्रति यहाँ पे 100 लेक्चर तो दिए ही जाते थे हर दिन नालंदा में ना, विदाउट एनी रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर रिलीजन। लाइक किसी भी एक रिलीजन का रेफरेंस लेते हुए हम बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ पर 100 लेक्चर तो दिए ही जाते थे एवरी डे एट नालंदा, ठीक है। अब बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, अब यहाँ पे ब्राह्मणिकल भी था और बुद्धिस्ट लिटरेचर की भी बात की गई। देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि बुद्ध की बातें होंगी, यहाँ पर हर एक चीज की बात होती थी। ब्राह्मणिकल लिटरेचर भी है ना, ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ पे बुद्धिस्ट से जुड़ा हुआ है, फिलोसफीज है, साइंस है, आर्ट फॉर्म है, केमिस्ट्री है। देखिए नागार्जुन जो थे ना बहुत बड़े केमिस्ट थे, तो आर्ट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सब कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी की सिलेबस में था। A majority of monk used to study the work of Mahayana and other 18 निकाया of Buddhist faith। अब यहाँ पर जो बुद्धिस्ट फेथ है, अब देखिए जो बुद्धिस्ट है ना, लाइक जो बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म में ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, 18 पुराण, 108 उपनिषद, तो वैसे ही क्या होता है बुद्धिस्ट फेथ में भी जो विश्वास रखते हैं वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे 18 निकायस हैं, ठीक है, महायान, हीनयान है ना, बहुत सारे सेक्ट्स भी उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी, टेक्स्ट लिखे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्टडी यहाँ पर की जाती थी। बट देयर ऑल्सो वॉज अ प्रोविजन, यानी प्रावधान थे ना। अब कुछ ना कुछ प्रोविजन तो होंगे, प्रावधान तो होंगे ही, ठीक है, फॉर द स्टडी एंड टीचिंग ऑफ द वेदास एंड एलाइड लिटरेचर, जुड़े हुए लिटरेचर थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सबकी पढ़ाई वहाँ पे हो ही रही थी, ये तो है, पढ़ाई तो सबकी होती थी, पर कहीं ना कहीं कुछ रूल्स और नॉर्म्स और रेगुलेशंस भी उनके साथ जुड़े हुए थे, जो कि हमको बहुत इंपॉर्टेंट मानना चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। बट देयर ऑल्सो वॉज प्रोविजन, कुछ प्रावधान थे, ठीक है, लाइक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते थे फॉर द स्टडी एंड द टीचिंग ऑफ वेदास एंड एलाइड लिटरेचर्स, ठीक है। तो वहां पे हर एक चीज की पढ़ाई होती थी, कुछ चीजों के लिए वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाइड थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोविजन वर्ड को अच्छे से समझते हैं। द गिविंग और सप्लाइंग ऑफ समथिंग टू समबडी, लाइक किसी चीज को देना या किसी चीज को प्रोवाइड करना, और मेकिंग समथिंग अवेलेबल फॉर समबडी टू यूज। तो प्रोविजन का मतलब यहां पर ये भी निकलता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द लिबरलिज्म प्रैक्टिस बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज ऑफ नालंदा। अब मैं अगर यहाँ पर बात करता हूँ तो लिबरलिज्म, अब लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब लिबरलिज्म, अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, उदारवाद, ठीक है, और प्रैक्टिस बाय एजुकेशन अथॉरिटीज, लाइक जहाँ पे हम हर चीज़ की बात करते, खुल के बात करते हैं, उसको लिबरलिज्म की बात कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी टर्म आता है। द लिबरलिज्म प्रैक्टिस बाय द एजुकेशन अथॉरिटीज़, जो बहुत बड़े अथॉरिटीज़ थी वो उसकी प्रैक्टिस करती थी। वॉज यूनिक एंड सीड्स ऑफ नालंदाज राइज, जो कि यूनिक माना जाता है। राइज लाइक उसका जो उत्खनन है, जो राइजमेंट है ना, जो उसका उगना है, ठीक है, तो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे यही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको सीड के तौर पर देखते हैं, बीज के तौर पर देखते हैं। चलिए, नालंदा's राइज इन प्रोग्रेस ले इन द एकेडमिक एटीट्यूड। अब जैसे कि आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ का एकेडमिक करियर जो है, एकेडमिक एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, विच फ्रीली एक्सपोज, जो बहुत ज़्यादा अनावृत है, पूरी तरीके से अनावृत है, एक्सपोज है, इटसेल्फ टू द रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ ऑल मैनकाइंड, ठीक है, विदाउट एनी प्रेजुडिस, कोई पक्षपात नहीं है, ठीक है, कोई प्रीकंसेप्शन नहीं बना के रखा है कि हम ही सही हैं तुम गलत हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो एक बार और हम देख लेते हैं इस लाइन को, देखिए, नालंदा's राइज इन प्रोग्रेस, जो नालंदा है उसका बढ़ना आगे, उसकी प्रगति का बात होना, ले इन द एकेडमिक एटीट्यूड, उसके एकेडमिक एटीट्यूड में जुड़ा हुआ है, विच फ्रीली एक्सपोज, जो अनावृत करता है क्या, इटसेल्फ टू द रिलीजन एंड फिलोसफी, जो वहाँ के रिलीजन है, जो फिलोसफी है, उसको क्या करता है, अनावृत करता है, एक्सपोज करता है अच्छे तरीके से, ऑफ ऑल मैनकाइंड। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, तो विदाउट एनी प्रेजुडिस एंड व्हाटसोएवर। तो अब हम इस बात को क्लियर कर लेते हैं कि देखिए
itself to the religion and philosophy of all mankind without any prejudice, like यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं होता है। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, द लिबरलिज्म प्रैक्टिस्ड बाय द एजुकेशनल अथॉरिटीज, उस समय की जो एजुकेशनल अथॉरिटीज थी वो लिबरलिज्म की प्रैक्टिस करती थी, उदारवाद का, ठीक है, ऑफ नालंदा वॉज यूनिक एंड सीड्स ऑफ नालंदा राइजेस एंड प्रोग्रेस ले इन द एकेडमिक एटीट्यूड, जो उसका बीज है वो कहाँ लाया करता है, एकेडमिक एटीट्यूड में लाया करता है, विद फ्रीली एक्सपोज इटसेल्फ टू रिलीजन, जहाँ इसको पूरी तरीके से एक्सपोज किया गया रिलीजन में, एंड फिलोसॉफी ऑफ ऑल मैनकाइंड विदाउट एनी प्रेजुडिस, यहाँ पे एक्सपोज है हर तरफ, आप इसको अनावृत देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रेजुडिस नहीं है, कोई भी पक्षपात नहीं है। The syllabus of Nalanda University was drawn up with great wisdom. अब जो सिलेबस है नालंदा यूनिवर्सिटी का was drawn up with great wisdom, तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें बहुत ज़्यादा विजडम देखने को मिलता है, ठीक है, विजडम का मतलब होता है प्रज्ञा। एंड बाय फॉलोइंग इट स्टूडेंट्स वर इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल इन द डेली लाइफ, और इसी कारणवश क्या होता है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है, सफलता प्राप्त करते हैं। और इट हैड मेड अ स्टडी ऑफ 5 सब्जेक्ट, और यहाँ पर 5 सब्जेक्ट जो थे उसकी स्टडी जो थी वो कंपलसरी थी। ग्रामर बाय विच वन कुड गेट एन एडिकेट मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, एक तो ग्रामर का मतलब ये होता है व्याकरण, व्याकरण की पढ़ाई इसलिए इंपॉर्टेंट थी ताकि मास्टरी मिल सके लैंग्वेज पे। लॉजिक विथ थॉट द स्टूडेंट्स टू जज एवरी इशू रैशनली, लाइक लॉजिक पढ़ना चाहिए ताकि हम हर चीज़ को विवेक सम्मत दृष्टि से देख सकें। मेडिकल साइंस, लाइक मेडिकल साइंस तो आप सभी जानते हैं, स्टडी ऑफ विच इनेबल्ड स्टूडेंट टू कीप हिमसेल्फ एज ऑल्सो अदर्स इन परफेक्ट हेल्थ, ताकि उनकी जानकारी रहे कि वो दूसरों को भी देख सके, अच्छे तरीके से उनकी हेल्थ को देख सकें। और आखिरी में हैंडीक्राफ्ट्स की बात होती है, यानी क्राफ्ट वगैरह की चीज़ों की बात होती है। तो यहाँ पे 5 चीज़ों की तो बात की गई, 5 चीज़ों की पढ़ाई कन्फर्म थी, कंपलसरी थी। नॉलेज ऑफ वन क्राफ्ट, अब यहाँ पर क्या था, ज्ञान ऑफ वन क्राफ्ट, जो एक क्राफ्ट है ना, एक क्राफ्ट, एज अनदर वॉज कंपल्सरी टू मेक द स्टूडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लाइक कोई ना कोई क्राफ्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। अनदर वॉज कंपल्सरी, दूसरी जो थी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, टू मेक द स्टूडेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ताकि जो स्टूडेंट है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। बिसाइड दिस, इसके अलावा भी 4 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, इसके अलावा भी 4 सब्जेक्ट्स थे। रिलीजन, ठीक है, एक रिलीजन हो गया, इन्हें एक धर्म के रिगार्डिंग, एक फिलॉसफी हो गया, ठीक है, एक वर स्टडी डिपेंडिंग ऑन वंस ऑन स्पेशल इंटरेस्ट, जो खुद के अपने इंटरेस्ट पर बेस्ड था। तो एक चीज़ तो आपको खुद की पढ़नी जिस पे आप इंटरेस्टेड हो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई थी। द हाई आइडियल विच नालंदा हैड सेट, तो जो बहुत ऊंचा आइडियल था ना, लाइक हम कहते हैं कि उसने बहुत एक तरह से उसने रूपरेखा खींच दी, उस तक पहुंचना आवश्यक है। तो वहाँ पे आइडियल की बात हो रही है, हाई आइडियल विच नालंदा हैड सेट, तो नालंदा ने क्या करा, हाई आइडियल को सेट कर दिया, है ना, इन द मैटर ऑफ द कोर्सेज, लाइक उस तक पहुंचने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो JNU यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक आइडियल है, एक स्टारडम है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी यूनिवर्सिटीज़ मेहनत करती हैं, तो वही चीज़ इसके साथ हुई। स्टडी डिजर्व्स अवर अटेंशन एंड कंसिडरेशन इवन नाउ, और आज भी क्या है, कंसिडरेशन देख पा रहे हैं हम। तो नालंदा हैड सेट इन द मैटर ऑफ द कोर्सेज, तो कोर्सेज के रिगार्डिंग भी क्या हुआ, एक स्टेटस सेट हो गया उसका, ऑफ स्टडी डिजर्व्स अवर अटेंशन एंड कंसिडरेशन इवन नाउ, और जो अभी क्या कर डिजर्व करता है अटेंशन और कंसिडरेशन आज के समय भी, ठीक है, क्या उनके जो कोर्सेज हैं वो आज भी डिजर्व करते हैं, क्या अटेंशन और कंसिडरेशन, ठीक है। इट वॉज, अब देखिए, इट वॉज दिस वेल कोऑर्डिनेटेड कोर्सेज, अब यहाँ के जो कोर्सेज थे वो कैसे थे, कोऑर्डिनेटेड थे, कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है समन्वित पाठ्यक्रम, ठीक है, समन्वित पाठ्यक्रम ऑफ स्टडीज विच मेड द नॉलेज ऑफ इट्स स्टूडेंट बोथ डीपली पेनिट्रेटिंग एंड यूटिलिटेरियन इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा बेंथम के आइडियाज़ होते हैं, यहाँ पे खुशी की बात की जाती है ना, तो इसी के रिगार्डिंग इतना डीप हमको जाना नहीं है पेनिट्रेटिंग और यूटिलिटेरियन में, बस आप इसको समझ लीजिए कि यहाँ पर अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की जानकारी ली जाती थी, जो इसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखते हैं, ठीक है। ह्यून जैंग स्टडीड लॉ, अब यहाँ पर जो ह्यून जैंग थे वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आए थे लॉ को पढ़ने के लिए, योगा के लिए, फोनेटिक्स के लिए, पाणिनीज ग्रामर के लिए, ठीक है। अब देखिए
फोनेटिक्स से क्या समझते हो आप? जैसे मैंने बोला, अब मैं फोनेटिक्स पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश का टॉपिक है। जैसे मैंने बोला एप्पल, ठीक है, तो अपल, लाइक हम इस तरह बोलते हैं साउंड्स के द्वारा चीज़ों को समझना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाणिनि की ग्रामर की बात होती है, एट द फीट ऑफ आचार्य शीलभद्रा, और वहीं पे जो आचार्य शीलभद्रा है उनका भी नाम आता है, ठीक है। द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, जो आचार्य शीलभद्रा जो थे वो कौन थे? वहां के क्या थे? चांसलर थे, ठीक है, हेड मान लो। आफ्टर इट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, अब जो 5 साल का जो समय था, रीड थ्रू मेनी बुद्धिस्ट वर्क। अब देखिए इसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है? ह्यून ज़ैंग स्टडीड लॉ, उन्होंने यहाँ पे लॉ को पढ़ा, ठीक है, योगा, फोनेटिक्स, पाणिनि ग्रामर सबको पढ़ा एट द फीट ऑफ आचार्य शीलभद्रा। वहां पे उस समय जो चांसलर थे वो कौन थे? आचार्य शीलभद्रा थे, ठीक है। आफ्टर इट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल का अंतराल में, ठीक है, रीड थ्रू मेनी बुद्धिस्ट वर्क, उन्होंने क्या करा? यहाँ पर आके बहुत सारे बुद्धिस्ट वर्क को पढ़ा एंड वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द वर्क ऑफ महायाना, और वो बहुत ज्यादा क्या थे? इंटरेस्टेड थे, किसमें? महायान में इंटरेस्ट थे। अब देखिए ये बुद्धिस्ट टर्म्स हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी से जो आपको समझनी है, जो इतिहास में दी हुई हैं, बस हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। सिमिलरली, और एड्रेसिंग द चाइनीज ट्रैवलर स्टडीड बुक्स ऑन थेरावाड़ा एट नालंदा, लाइक ये बहुत सारी स्टडीज़ हैं। थेरावाड़ा हो गया जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, ये बहुत सारी क्या होती है? पढ़ाइयाँ हैं, ठीक है, बस इनको इस तरह आपको समझना है। चलिए, द स्कॉलर ऑफ नालंदा कैरीड द टॉर्च ऑफ नॉलेज। तो अब देखिए यहाँ पर एक तरह से कहना चाह रहे हैं कि जो स्कॉलर्स है, जो वहाँ के विद्वान हैं, वो क्या करते थे? कैरीड द टॉर्च ऑफ नॉलेज, उनके हाथ में ज्ञान की मशाल थी, है ना, लाइक उनके पास बहुत नॉलेज था, एक तरह से आप ये कह सकते हो। फॉरेन कंट्रीज का, फॉर इंस्टेंस, अब किसके रिगार्डिंग ना? नालंदा कैरीड टॉर्च ऑफ नॉलेज टू द फॉरेन कंट्रीज। तो अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ तो हमें पता है कि जो स्कॉलर्स है नालंदा कैरीड द टॉर्च ऑफ नॉलेज, उनके पास टॉर्च था, नॉलेज, किसके लिए? टू फॉरेन कंट्रीज के लिए भी। किनके लिए? फॉरेन कंट्रीज के लिए। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। एक व्यक्ति स्ट्रॉन्ग जैन गैम्पो, जो है ना, अब यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग जैन गैम्पो द एम्पर ऑफ तिब्बत विद अ व्यू ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉपुलराइजिंग संस्कृत स्क्रिप्ट एंड द नॉलेज ऑफ इंडिया इन द कंट्री सेंट स्कॉलर कॉल्ड थॉनिम सेम्बोट। अब यहाँ पर देखिए एक थॉनिम सेम्बोट नाम के व्यक्ति को भेजा गया। किन्होंने भेजा? स्ट्रॉन्ग चान गैम्पो ने भेजा, जो कौन थे? एम्परर थे, यानी वहाँ के महाराज थे, तिब्बत के चक्रवर्ती सम्राट थे, विद द व्यू ऑफ इंट्रोड्यूसिंग पॉपुलराइजिंग संस्कृत स्क्रिप्ट, ताकि क्या हो? पॉपुलराइज किया जा सके, किस चीज को? संस्कृत की भाषा को, स्क्रिप्ट को, नॉलेज को समझा जा सके। टू नालंदा वेयर ही स्टडीड बुद्धिस्टिक इन ब्राह्मणिकल लिटरेचर, वहां पर वो क्या करते हैं? बुद्धिस्ट और ब्राह्मणिकल लिटरेचर की पढ़ाई करते हैं। और हमको पता है कि आचार्य देव विद्या सिन्हा थे उस समय उनके अंडर में। अब कोई भी पढ़ाई ऐसे तो नहीं हो सकती कि आप गए और पढ़कर आ गए, कोई शिक्षक की तो आवश्यकता पड़ेगी। आफ्टर दिस, अब इसके बाद इन द 8th century, जब हम 8th century पर आते हैं, आचार्य शांति रक्षित, अब यहां पर किनकी बात हो रही है? आचार्य शांति रक्षित की बात हो रही है, चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं जैसे एक प्रिंसिपल होते हैं जो बार बार चेंज होते जाते हैं ना, तो वैसे ही चांसलर भी चेंज होते हैं, हमेशा एक तो रहेंगे नहीं, इसलिए अलग अलग शताब्दियों में अलग अलग चांसलर देखने को मिलती है। उसी शताब्दी में अलग अलग चांसलर थे, ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य शांति रक्षित की बात हो रही है, इसको आप नोट करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। वेंट टू तिब्बत इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन फ्रॉम द एम्पर, तो वो क्या करते हैं? वो कहाँ जाते हैं? वो तिब्बत में जाते हैं। वेंट टू तिब्बत इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन, तो वो क्या करते हैं? इन रिस्पॉन्स टू द एन इन्विटेशन, तो लाइक एक इन्विटेशन आता है उनके पास, तो उसके रिस्पॉन्स से वहां पर जाते हैं। आचार्य कमलशिला द चीफ अथॉरिटी ऑफ तंत्र विद्या, अब तंत्र मंत्र यंत्र तो आप सभी को पता होगा कि तंत्र मंत्र क्या होता है। वैसे तंत्र की ज्ञान जो है वो बहुत अमोघ है, हर किसी को इसका ज्ञान होता नहीं है। तो जो अथॉरिटी थी तंत्र की, तो उनके द्वारा, तो यहाँ पे समझिए कि जो द चांसलर वेंट टू तिब्बत, वो ये जो चांसलर हैं वो कहाँ जाते हैं? तिब्बत में जाते हैं। इन रिस्पॉन्स टू इन्विटेशन फ्रॉम द एम्पर, तो वहाँ एक एम्पर थे, उनके कहने पर तो आचार्य कमलशिला द चीफ अथॉरिटी ऑफ तंत्र विद्या ऑल्सो विजिटेड। उस समय एक और आचार्य थे, एक तो ये तो ही थे, उसके अलावा यहाँ पर आचार्य कमलशिला थे, ठीक है, वो ऑल्सो विजिटेड तिब्बत, वो तिब्बत में विजिट करते हैं। नालंदा स्कॉलर लर्न द तिब्बतन लैंग्वेज, तो जो नालंदा की स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या करा? उन्होंने तिब्बतन लैंग्वेज को सीख लिया एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट
एंड संस्कृत वर्क इनटू इट, और फिर उन्होंने क्या करा, उनको ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, तो यही चीज किया करते थे पहले समय के लोग, अपनी भाषा में बदल लिया करते थे, लैंग्वेज को सीखा करते थे, अपनी भाषा में रूपांतरित कर लेते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। They presented an entirely new literature। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रेजेंट किया, बताया an entire new literature, एक नया तरीके का साहित्य to तिब्बत and gradually converted its inhabitants to Buddhism। और फिर उन्होंने क्या करा, अब देखो कन्वर्जन प्रोसेस यहाँ पर भी आ गई। They presented an entirely new literature to, उन्होंने क्या किया, इतना पढ़ाई करके फिर उन्होंने क्या किया, एक अलग तरीके का साहित्य जो है वहां पर दिखाया, और धीरे धीरे ग्रेजुअली कन्वर्टेड इट्स इनहैबिटेंट टू बुद्धिज्म, और जब वहां के रहने वाले लोग थे उनको बुद्धिस्ट बना दिया। अब यहां पर आचार्य शांति, अब देखिए यहां पर आचार्य शांति रक्षित है नालंदा के, उन्होंने क्या करा, इस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1749 बुद्धिस्ट विहार इन द तिब्बत, और उन्होंने क्या करा, बुद्धिस्ट विहार को इस्टेब्लिश किया 1749 में। It is necessary that the books available in the Tripatakar literature for Tibet be translated once again in Sanskrit, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया that the books available, जो किताबें वहाँ पर अवेलेबल थी, कहाँ पे, त्रिपितिकार में, लिटरेचर में, एक लिटरेचर जिसमें बुक्स अवेलेबल थी, उसको क्या करना था, जो तिब्बत में प्रेजेंट थी उसको ट्रांसलेट करना था वापस से संस्कृत लैंग्वेज में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। They would not only shed new light on the Indian history and culture, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सिर्फ कोई एक नई लाइट ही नहीं डाली, साथ ही साथ उन्होंने क्या करा, और would also help us, उन्होंने हेल्प भी करी, फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी, उन्होंने बताया फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर, उन्होंने एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, किसकी, कंट्रीब्यूशन की, किसके कंट्रीब्यूशन की, जो कि बनाया गया नालंदा यूनिवर्सिटी के द्वारा, इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए। ठीक है, इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए। फर्दर इट ऑल्सो बिलीव्ड दैट कोरियन स्कॉलर, इसके अलावा भी, इसके मतलब फर्दर आगे की ओर, इट इज ऑल्सो, ये ऐसा कहा गया, बिलीव्ड दैट, ऐसा बिलीव किया गया, दैट कोरियन स्कॉलर की, जो कोरियन स्कॉलर्स थे, केम टू स्टडी, वो क्या करते हैं, भारत में आते हैं। ठीक है, आते हैं स्टडी करने के लिए, टू द विनाया एंड अधिधर्मा टू नालंदा, ये लोग व्यक्तियों के नाम है, टीचर्स के नाम है, उनके लिए, उनके अंडर पढ़ने के लिए आते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल, देखिए इट इज क्वाइट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है, दैट की कोरियन ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल संस्कृत वर्क्स में स्टिल बी एक्सटेंड इन कोरिया, ऐसा हो सकता है। इट इज पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है, दैट की कोरियन ट्रांसलेशन, जो कोरियन ट्रांसलेशन है ऑफ ओरिजिनल संस्कृत लैंग्वेज, उस ओरिजिनल संस्कृत वर्क का है, वो आज भी में स्टिल बी एक्सटेंड इन कोरिया, जो आज भी कोरिया में मौजूद हो सकता है। तो ओवरऑल हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, बिसाइड्स बीइंग फेमस फॉर इट्स स्टडीज, बावजूद होना फेमस फॉर इट्स स्टडीज, लाइक बावजूद कि वो अपने पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा था नालंदा, इन लिटरेचर में और रिलीजन में नालंदा। अब यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ चेंज होता है, वॉज ऑल्सो अ सेंटर। अब देखिए यहाँ पर ये अगला पैराग्राफ है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। वॉज ऑल्सो सेंटर ऑफ इट फाइन आर्ट्स, वो क्या था, इसके अलावा भी क्या था, वो एक सेंटर था। किसका सेंटर था, अब सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र, ऑफ फाइन आर्ट्स, वो एक फाइन आर्ट का सेंटर था। एंड इन्फ्लुएंस द आर्ट ऑफ नेपाल, और उसने क्या करा, इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, किसको प्रभावित किया, नेपाल को प्रभावित किया, तिब्बत को प्रभावित किया, इंडोनेशिया को प्रभावित किया, और सेंट्रल एशिया को प्रभावित किया। द ब्रोंज स्टैचू ऑफ नालंदा, स्टैचू का मतलब होता है मूर्ति, कहाँ की मूर्ति, नालंदा की मूर्ति, आर इम्प्रेसिव, जो कि बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, ठीक है, और ब्यूटीफुल, लाइक आपको खुश कर दे, उसको देखने के बाद प्रसन्नता आ जाए। एंड स्कॉलर बिलीव दैट स्टैचूज ऑफ बुद्धा फाउंड, जो स्टैचूज है बुद्धा फाउंड एट कुरकिहार बियर ट्रेसेस ऑफ नालंदा स्कूल। अब जो बुद्धा की स्टैचूज फाउंड हुई हैं, एक जगह का नाम बताया गया है, इस जगह का नाम क्या है, कुरिकहार है। ट्रेसेस ऑफ द नालंदा, वो क्या करता है, वहां पे उसके जो कुछ बचे कुछ अवशेष जो है वो पाए जाते हैं। इट इज, ये बिल्कुल सही है,
ट्रू है दैट द अचीवमेंट, जो अचीवमेंट है नालंदा का, वॉज बॉर्न ऑफ एन ऑल इंक्लूसिव परस्यूट, जो सर्व समावेशी पीछा, लाइक एक तरह से क्या होना चाहिए, ऑल इंक्लूसिव परस्यूट ऑफ नॉलेज, लाइक हर एक चीज को क्या करता है यहाँ पे समाहित करते हुए, सभी ज्ञान को समाहित करते हुए, इन विच रिलीजन फिलोसफी, जिसमें हर एक चीज मौजूद थी, जैसे कि रिलीजन हो गया, फिलोसफी हो गई, लैंग्वेज हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, हर एक चीज को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस दिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार और अच्छी तरीके से, बिसाइड्स बीइंग फेमस फॉर इट्स स्टडीज, बावजूद अपने पढ़ाई की इतने ज़्यादा, इन लिटरेचर रिलीजन, लाइक रिलीजन और लिटरेचर में तो वो ऑलरेडी बहुत फेमस था। नालंदा वॉज ऑल्सो सेंटर, इसके अलावा भी नालंदा जो था वो एक सेंटर था, किसका सेंटर था, ऑफ फाइन आर्ट्स एंड इन्फ्लुएंस्ड द आर्ट ऑफ नेपाल, और उसके अलावा भी वो नेपाल की जो आर्ट है उसको इन्फ्लुएंस करता था, तिब्बत को, इंडोनेशिया को, सेंट्रल एशिया को। द ब्रॉन्ज स्टेचूज ऑफ नालंदा, अब जो ब्रॉन्ज स्टेचू है नालंदा के, आर इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड स्कॉलर बिलीव दैट स्टैचू ऑफ बुद्धा, और ऐसा माना जाता है कि जो स्टैचू है बुद्धा का, फाउंड एट कुरीकिहार, जो कुरीकिहार नामक की जगह में मिला, बियर ट्रेसेस ऑफ नालंदा स्कूल, वो नालंदा स्कूल के ट्रेसेस को रखता है। इट इज ट्रू दैट, ये बिल्कुल सत्य है, दैट द अचीवमेंट ऑफ नालंदा वॉज बॉर्न ऑफ ऑल इंक्लूसिव परस्यूट ऑफ नॉलेज, जिसमें हर एक चीज समाहित थी, ऑफ नॉलेज इन विच रिलीजन एंड फिलोसफी, लैंग्वेज एंड हैंडीक्राफ्ट इक्वल इंपॉर्टेंस, जहाँ पे हर एक चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था। मैंने इस पैराग्राफ को दोबारा समझाया है आपको, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी शुड एम एट रिवाइविंग द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अ बायगॉन एरा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको क्या करना चाहिए, उसको वापस से रिवाइव करना चाहिए, पुनर्जीवित करना चाहिए। द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ बायगॉन एरा, जो जा चुका है, बीता हुआ है, एंड रीस्टैब्लिश नालंदा एज अ सेंटर ऑफ आर्ट, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या करें, नालंदा को स्टैब्लिश करें, वापस से बनाएं, क्या, एक सेंटर, किसका, कला का, साहित्य का, फिलॉसफी का, रिलीजन का और साइंस का, ठीक है। कल्चरल रेनेसांस कैन कम अबाउट इन द लाइफ ऑफ नेशन, और जो रेनेसांस है, रेनेसांस, अब देखिए रेनेसांस का मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण, लाइक ये एक टर्म जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इसे फोकस करना चाहूँगा बिकॉज ये लिटरेचर का पार्ट है। क्या होता है, एक समय आया इटली में जब सब लोग इकट्ठा हुए और बदलाव आया, वहाँ पे लोगों ने क्या करा, फ्यूडलिज्म से हट गए, उन लोगों ने सोचा कि हम कला को आगे बढ़ाएं, एक बदलाव लाएं। तो एक बदलाव यूरोप में आया था, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं जिनेवा, है ना, इटली को सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस पर आप प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं और आप उसको और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको रेनेसांस का मीनिंग बताया, आप चाहें तो एक बार अपनी हिस्ट्री की बुक को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे और डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। बाकी मैंने आपको बता दिया, पुनर्जागरण होना, रेनेसांस होना, वापस से अवेकन होना, प्रकृति की ओर आना, ठीक है। Can move about in the life of nation only when a large number of determined scholars devote a lifetime to search after truth, ठीक है। And though the Magadh Research Institute is still very young but module of the need of the age, it can expect it to develop into the center we wish it to be. तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, though the Magadh Research Institute is still very young, अब स्वाभाविक है जो मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा यंग है। यंग क्या मतलब क्या है, अभी क्या हुआ है, वो ओपन हुआ है, ठीक है। तो बट मोल्डेड, अब आवश्यकता किस बात की, उसको मोल्ड करना, उसको हमको क्या करना है, ढालना है, ठीक है, टू द नीड ऑफ द एज, हमारे एज के हिसाब से हमें क्या करना है, उसको ढालना है। इट कैन बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू द सेंटर वे विश इट टू बी, और हम इसको अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वी शुड एम टू रिवाइविंग द, अब यहाँ पर ऑलरेडी हमको पता है कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट खुला जा रहा है, खुलने वाला है, ठीक है। तो खोला जा रहा जो इंस्टीट्यूट है उससे उम्मीदें लगाई जा रही हैं और वो उसको ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट खुलेगा, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, वो इसी की तरह ही बहुत ज़्यादा भव्य हो, बहुत अच्छा हो, लोग यहाँ से नॉलेज बटोरें और नॉलेज को एक दूसरे को ट्रांसफ़र करें। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्पीच पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग,
है ना। और साथ ही वो चाहते हैं कि यही सभी जो गुण जो उस यूनिवर्सिटी में थे वो ही इस मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट में देखने को मिले, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा यंग है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने क्या करा, अपना चैप्टर ओवर किया। ठीक है, हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की, और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने के पश्चात हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो पूरी स्पीच है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो बोली गई है, जिसको हमने प्रोज के फॉर्मेट में लिखा है, उसको हमने पढ़ा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक जनरल आइडिया लगता है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि नालंदा विश्वविद्यालय क्या है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का क्या महत्व है, और इसी के साथ क्या क्या रिकॉर्ड्स थे इसमें, क्या क्या अलग अलग ट्रैवलर्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने नालंदा के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की। बहुत सारे आचार्य थे, यूनिवर्सिटी के जो चांसलर्स थे, उन सभी ने क्या किया, कहीं ना कहीं हमारे देश में जो नालंदा यूनिवर्सिटी उसकी ख्याति को बढ़ाया, जो कि बेहद बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यह विश्वास जो है राजेंद्र प्रसाद जी अपने भीतर रखना चाहते हैं कि ऐसा ही जो हो, जो कुछ भी जो यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय ने जो परचम लहराया है, वही परचम जो है यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है, जो ये मेन इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, वो भी करे। तो कहीं ना कहीं उम्मीदें उनको इनसे भी है। तो ये स्पीच ऑल अराउंड नालंदा यूनिवर्सिटी के अराउंड है। अगर इसकी रिगार्डिंग और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही चैप्टर हमारा खत्म होता है। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे यहाँ आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पर सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल है। अब जैसे कि CBSE है ना, NTSC, ओलंपियाड, CUET, स्पोकन इंग्लिश, हर तरह की सिलेबस, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी कवर्ड है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों में यहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, ये सभी टॉप कोर्स अवेलेबल है। साथ ही यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की भी कोर्सेज अभी चालू हुए हैं जो प्रगति पे हैं। और इसके अलावा मैं आपको और भी कुछ बताना चाहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बुक्स पढ़ने में, ई-बुक्स पढ़ने में, तो आप हमारे लिंक में जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी जानकारी आपको दी हुई है। ठीक है, आप हमारी 100% जो भी वीडियोस उसको फ्री में देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही आप यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में इन सबको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।